हेलो दोस्तों, राधे राधे। माफ़ी चाहता हूँ, आपके लिए एपिसोड टाइम से नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एपिसोड डालने की। 2 दिन की बात है दोस्तों, फिर आपको एपिसोड टाइम में मिलेंगे। बंद दरवाजे के बाहर खड़ा अश्वथ खुद से बोला, वाइफी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे रूम के बाहर बंद कर दिया। इट्स नॉट फेयर। फिर अश्वथ दूसरी की लाने के लिए गया और बाद में उससे दरवाजा खोलकर अपने बेडरूम के अंदर आया। टिया चैन की नींद सो रही थी। अश्वथ ने मुंह फुला लिया। वह चुपचाप गया और बेड पर जाकर लेट गया और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। वैसे तो वो टिया से चिपक कर सोना चाहता था, पर नाराजगी की वजह से दूर सोया हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी टिया ने करवट बदली और वो उससे लिपट गई और उसके सीने पर सिर रख कर सो गई और नींद में बुड़बुड़ाते हुए बोली, सर आप गुस्सा मत होइए, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, तब आप किसे परेशान करेंगे। तो अश्वथ टिया को घूरने लगा। वह टिया से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कितना वेट किया था उसने टिया का, कितनी खूबसूरत लड़कियों का दिल तोड़ा था। उसने टिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। टिया बोली, मुझे पता था आप वापस आओगे, और अश्वथ के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। अश्वथ बोला, मैं तुमसे कहीं दूर जा ही नहीं सकता और न तुम्हें जाने दूंगा, और टिया के सिर को चूम लिया। टिया नींद में ही कसम सा कर सो गई। सुबह टिया की नींद खुली और उसने अपने हबी को देखा जो सुकून की नींद सो रहा था। वह उसे देखने लगी और उसके फेस पर अपनी उंगलियों को चलाने लगी। तभी अश्वथ की नींद खुल गई और उसने टिया को देखा। टिया ने तुरंत अपनी उंगलियों को पीछे खींच लिया, तो अश्वथ उसे घूरकर देखने लगा। टिया उठकर जाने लगी तो अश्वथ बोला, मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ, क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? तुम तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं तुमसे नाराज हूँ या कुछ और। तो टिया रुक गई और पलटकर अश्वथ को देखने लगी। वह कंफ्यूज्ड लग रही थी। वह बोली, पहले आप ये तो बताएं कि आप नाराज किस बात पर हैं? जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं आपको कैसे मनाऊंगी? ये सुनकर अश्वथ एक छोटे से बच्चे की तरह हर्ट करने लगा। वह बेड पर मुंह के बल लेट गया और बोला, अब पक्का यकीन हो गया मुझे कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो तुम मेरी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे मनाने की, मत मनाओ। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अश्वथ बोला, कल से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। तो टिया अजीब तरीके से मुस्कुराए और बोली, रात को भी आप यही कहकर गए थे, फिर आप वापस क्यों आए? तो अश्वथ चुप हो गया और अपनी सफाई में बोला, मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया था, तो मैं कहाँ जाता, इसलिए वापस आ गया। क्या मैं अपने रूम में भी वापस नहीं आ सकता? तो टिया मुस्कुराए और बोली, मैंने तो सुना है कि आप ऐसी हरकत नहीं करते। पता है आप एक बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं। अगर मैंने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी तो लोग आपसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, और कुछ लोग मर भी जाएंगे आपकी ऐसी चाइल्डिश हरकतें देखकर। तो अश्वथ बोला, ठीक है, कह दो कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। जब मेरी बीवी को ही कोई परवाह नहीं है मेरी रेपुटेशन की, तो दूसरों से क्या उम्मीद करूं मैं? तुम तो मुझे मना भी नहीं रही हो। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे या क्या समझे, तो वह बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर अश्वथ चिढ़ सा गया और खुद से ही बोला, मुझे तो लगा था वह मुझे मनाएगी, पर उसे तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। कहीं मिराज सही तो नहीं कह रहा था, मुझे छोड़कर जाने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है। नो नो नो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, लेकिन उसे मुझे मनाना तो पड़ेगा। जब तक वह नहीं मनाएगी मैं बेड से नहीं उठूंगा। और वैसे ही लेटा रहा। टिया नहा धोकर अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए बाहर आई। उसने सफेद कलर का बाथरोब पहन रखा था। बाथरोब में उसकी खूबसूरत टांगे दिखाई दे रही थी। अश्वथ अब भी मुंह के बल लेटा हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। टिया धीमे कदमों से बेड के पास गई। अश्वथ कह रहा था, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं कल से उसके साथ नहीं रहूंगा, दूसरे कमरे में रहूंगा, ऐसा ही करूंगा और उससे बात भी नहीं करूंगा। पर सब लोग उसकी साइड लेंगे, मेरी साइड तो कोई लेगा नहीं। कोई बात नहीं, मैं अकेले सबसे लड़ सकता हूँ, वह लोग तो कुछ भी नहीं है। उसने मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह दिया, जो मैं बिल्कुल बनाना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, मैं खाना बनाना जानता हूँ, इसका यह मतलब तो नहीं ना कि शेफ के होते हुए भी मैं खाना बनाऊं। बिल्कुल बात नहीं करूंगा। टिया को अब समझ आया कि अश्वथ उससे किस बात पर नाराज है। उसे बड़ा अजीब लगा। तभी उसके बालों से टपक रहा पानी अश्वथ की गर्दन पर गिरा और अश्वथ तुरंत सीधा हो गया। टिया झुककर खड़ी थी। अश्वथ ने दूसरी तरफ करवट बदल ली। वह टिया को यह एहसास कराना चाहता था कि वह उससे कितना नाराज है। टिया ने ओजल से इस बारे में बात कर ली थी।
ओजल ने उसे बताया कि उसे थोड़ा रोमांटिक होकर मनाना चाहिए, पर अश्वथ को देखकर टिया को लग रहा था कि अब उसे एक छोटे से बच्चे की मम्मी की तरह उसे मनाना पड़ेगा। टिया ने टॉवल टेबल पर रखा और अपने बालों को पीछे करते हुए अश्वथ को सीधा करते हुए बोली, तो आप इस बात पर नाराज हैं कि मैंने आपको सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह दिया। अश्वथ ने उसकी बात अनसुनी कर दी, पर टिया बोलती रही, अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, मैं बना लूंगी। मैंने वो बात सिर्फ इसलिए कही क्योंकि मुझे लगा आदित्य मजाक कर रहे होंगे कि आपको खाना बनाना आता है। मुझे लगा कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो सब थोड़ा हंसी मजाक कर लेंगे, और अगर आपको आता है तो मुझे भी आपके हाथ का खाना खाने का मौका मिलेगा। आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ऐसी कोई बात नहीं कहूँ। सॉरी, प्लीज आप ऐसे बिहेव करना बंद करिए। आपको ऐसे देखना मेरे लिए बहुत अननोइंग है। आप कितने अननोइंग लग रहे हैं। अश्वथ ने टिया को देखा। वह अपनी वाइफ को ऐसे सैड बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, पर वह भी जिद्दी था, इतनी आसानी से कैसे मान जाता। टिया बोली, अब कब तक यही लेटे रहेंगे? आपको ऑफिस नहीं जाना? मुझे कॉलेज जाना है। अगर आप नहीं उठेंगे तो मैं अपनी फ्रेंड के पास हॉस्टल में रुकने वाली हूँ। हद हो गई। अश्वथ ने ये सुनकर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। टिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, बड़े अजीब इंसान है। टिया ने सोचा और फिर उनसे बोली, अब आप अपनी मर्जी से ही अगर दूसरे कमरे में रहना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपके इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ। कम से कम रात को मैं चैन से सो तो पाऊंगी। आप अभी अपना सामान शिफ्ट करेंगे या फिर आप सामान को छोड़कर खुद शिफ्ट हो जाएंगे? तो अश्वथ उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। यह जवाब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वह दोबारा बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगा तो टिया बोली, मेरे लिए तो अच्छा है, आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। सच, ये बहुत बहुत अच्छा है। ये कह के टिया क्लोजेट रूम की तरफ जाने लगी। तभी अश्वथ ने जल्दी से अपने लंबे हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ गया। टिया नहा कर आई थी तो उसका चेहरा एकदम खिला हुआ और फ्रेश दिखाई दे रहा था। अश्वथ बोला, तुम सच में ये चाहती हो? क्या मैं इतना अननोइंग हूँ? टिया बोली, मैं कहाँ चाहती हूँ, आप ही खुद जाना चाहते हैं। मैंने तो आपको सॉरी भी कहा। तो अश्वथ उसके गुलाबी होठों को देखने लगा। उसकी बॉडी में हलचल होने लगी। वह खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। तो टिया बोली, आपकी जैसी मर्जी, एज योर प्लीज। तो अश्वथ खुद पर काबू नहीं कर पाया और उसने अचानक से टिया की कॉलर बोन पर बाइट किया। टिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली। उसने जल्दी से अश्वथ को खुद से दूर किया और बोली, व्हाट आर यू डूइंग? तो अश्वथ ने दोबारा बाइट किया। टिया ने अश्वथ के कंधे को कसकर पकड़ लिया। टिया के फेस पर दर्द साफ झलक रहा था। अश्वथ उसे पनिश कर रहा था। अश्वथ अब उसके कॉलर बोन और उसकी नेक को किस कर रहा था। टिया हैरान थी। कुछ देर पहले तक वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और अब उसे बाइट कर रहा था। अचानक से टिया अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने किस करना बंद कर दिया और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर धीमी आवाज में कुछ बोला, जिसे सुनकर टिया हैरान रह गई और उसके गाल शर्म से गुलाबी होने लगे थे। अश्वथ ने उसे शर्माते हुए देखा और बोला, अगर तुम मान जाओगी तो मैं भी मान जाऊंगा और ब्रेकफास्ट भी बनाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगा। तो टिया ने कुछ नहीं कहा। वह स्पीचलेस हो गई थी। वह एक छोटे से बच्चे की तरह उससे जिद करता था, जबकि टिया उससे 10 साल छोटी थी। टिया को अश्वथ की बातें और हरकतें देखकर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसी चाइल्डिश हरकतें तो उसे करनी चाहिए थी, न कि अश्वथ को। वह अश्वथ को हमेशा से सीरियस और मैच्योर ही देखते आई थी, पर आजकल वह ऐसे बिहेव करने लगा था जैसे जो वह हमेशा दिखता था वह कोई और आदमी था, और जो अभी उसके साथ उसके पास है वो कोई और आदमी है। अश्वथ दुनिया के सामने बहुत पावरफुल और डेंजरस इंसान था, लेकिन अपनी वाइफ के सामने कुछ और ही था। टिया बोली, आप बहुत बुरे हो, और अश्वथ के सीने पर एक पंच मारा। अश्वथ ने जब टिया की हाँ सुनी तो वह खुश हो गया और बोला, ठीक है, और जल्दी से उठकर बाथरूम में चला गया। टिया बस देखती रह गई। उसके मान जाने से अश्वथ भी मान गया था। वह अपना सिर खुजाने लगी। वो इस नए अश्वथ को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। बहुत अजीब था। वह कभी कभी तो बच्चे की तरह बिहेव करता था और बाकी टाइम एक सीरियस और मैच्योर बिजनेसमैन बनकर रहता था, जो अपने काम में इतना मशरूफ रहता था कि उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। टिया के लिए तो अश्वथ ऑर्डिनरी इंसान था ही नहीं। अश्वथ के पीछे वह भी उठ गई और अपने बाथरोब को ठीक करते हुए क्लोजेट रूम में चली गई। डाइनिंग टेबल पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आदित्य बोला, वाह क्या स्मेल है, मुझे नहीं लगा था कि आप ब्रेकफास्ट बनाओगे, और दांत दिखाने लगा।
अश्वथ ने टिया के लिए चेयर हटाई, टिया चुपचाप बैठ गई। फिर अश्वथ ने उसे सर्व किया। बाकी लोग तो सीधा ब्रेकफास्ट पे टूट पड़े। अश्वथ धीरे से टिया से बोला, भूल मत जाना। तो टिया आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। बाकी किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया, वह लोग खाने में बिजी थे। अश्वथ भी बैठ गया। टिया ने हाँ कहा था पर वह बचने की प्लानिंग कर रही थी, पर अश्वथ उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। सबने ब्रेकफास्ट किया और फिर टिया कॉलेज चली गई। कॉलेज में ओजल टिया को देखकर बोली, क्या बात है कोका, ये तो बता मिस्टर आर्यन तुझसे किस बात पर नाराज थे। तो टिया बोली, अरे मैंने उनको बोल दिया कि सुबह का ब्रेकफास्ट वो बनाएं। बस इतनी सी बात को लेकर वह बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे थे। तुम्हें नहीं पता मैंने कैसे उन्हें मनाया है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चे को मन रही हूँ, और तुम्हारा आइडिया किसी काम का नहीं था। तो ओजल हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई ऐसा भी है, क्योंकि उसे भी पता नहीं था। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि आहान और उसके दोस्त आ गए। ओजल ने उन्हें हेलो किया। आहान ने अपने हाथों में एक पार्सल पकड़ रखा था। ओजल बोली, तुमने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा है। तो रोमी बोला, मेरा बर्थडे था कल, हमने उसी के लिए परमिशन मांगी थी, यह आप लोगों के लिए। तो आहान बोला, ये पेस्ट्रीज है। ये सुनकर टिया बोली, सच में। और रोमी को देखकर बोली, हैप्पी बर्थडे भाई। तो रोमी बोला, थैंक यू सिस्टर। तो आहान ने वह पार्सल उन्हें दे दिया। उस हादसे के बाद से वह लोग सच में उसे बहन मानने लगे थे। इनफैक्ट अब तो वह लोग इतने शरीफ हो गए थे कि अगर कोई लड़की उन्हें लाइन भी मारती तो वह लोग डर जाते थे। सहाना अपने चमचों के साथ उन्हें देख रही थी। उसने फोटो क्लिक कर ली थी। वह बोली, अच्छा तो अब मैडम आहान को पटा रही है। अब देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। हालांकि अभयांश उस कॉलेज का हैंडसम हंक था और अभयांश सेकंड नंबर पर था, पर हमेशा से आहान उसे टक्कर देते आया था, वह भी सेकंड नंबर पर ही था। आहान डरते हुए बोला, सिस्टर। तो टिया बोली, हाँ आप इतना डर क्यों रहे हैं, डोंट वरी, मेरे हस्बैंड आपको दोबारा नहीं मारेंगे। तो आहान बोला, देविल सर अब भी गुस्सा हैं। तो टिया बोली, मुझे नहीं पता। तो ओजल बोली, बस हो गया, उद्धरण चिन्ह। फिर वह लोग चले गए। टिया बोली, ओस प्लीज आज मुझे रख लो। ओजल सोचकर बोली, ठीक है पर तुम्हारे सर का क्या। तो टिया बोली, उनका भी इलाज है, डोंट वरी। ओजल खुश होकर बोली, ओके हम मूवी देखने चलेंगे। टिया बोली, हाँ। उनकी बातें अयंश ने सुन ली थी और उसने भी प्लान बना लिया। कॉलेज खत्म होने से पहले टिया ने सेल्वन को बताया कि आज उसकी हॉस्टल फ्रेंड की तबीयत खराब है, वो उसके साथ रहेगी। टिया ने पहली बार सफेद झूठ बोला था, वह भी बहुत प्रैक्टिस करके। सेल्वन को कोई डाउट ही नहीं हुआ। फिर टिया और ओजल मूवी देखने गए। अयंश और उसके दोस्त भी गए थे, पर टिया और ओजल के साथ आहान और उसके फ्रेंड्स भी गए थे, तो अयंश को चांस ही नहीं मिला। उन्होंने रात के 8 बजे तक मस्ती की, फिर वापस हॉस्टल आ गए। अश्वथ को जब पता चला कि टिया आज हॉस्टल में रुकने वाली है तो उसे दाल में कुछ काला लगा। मीटिंग खत्म करके वो घर आ रहे थे। अश्वथ बोला, अचानक उसकी फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई, ओरियन पता लगाओ और गर्ल्स हॉस्टल की तरफ ले चलो, मुझे भी देखना है कौन बीमार है। वार्डन को इन्फॉर्म करो और टिया की दोस्त का रूम नंबर पता लगाओ। ओरियन बोला, यस बॉस, और काम पर लग गया। कार ओहास चला रहा था। कुछ देर बाद अश्वथ गर्ल्स हॉस्टल के अंदर था। सब लोग सो रहे थे। वार्डन अश्वथ के साथ नहीं गई। अश्वथ ओजल के रूम के पास खड़ा था। उसने डोर नॉक किया। टिया नहाने गई थी। ओजल नहाकर अपनी नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर लेटी थी। ओजल बोली, मैसेज पूरी भी न, और डोर खोलने गई। डोर खोलने के बाद उसके होश उड़ गए। अश्वथ भी हैरान था। वो बोला, ओजल तुम यहाँ क्या कर रही हो। ओजल डर से कांपते हुए बोली, भाई। तभी टिया की आवाज आई, और क्या हुआ। तो अश्वथ बोला, बाहर आओ और अभी इसी वक्त घर चलो, नीचे गाड़ी में वेट करो। ओजल जल्दी से चली गई। अश्वथ अंदर गया। टिया नहाकर बाहर आए। उसने एक पिंक कलर का बाथरोब पहन रखा था। उसने अपने सामने अश्वथ को चेयर पर बैठे देखा तो उसके होश उड़ गए। वो बाहर निकालकर भागी और रुक गई और बोली, ओस कहाँ गई। हे भगवान, ये यहाँ तक आ गए गर्ल्स हॉस्टल में। टिया ने खुद को शांत किया और अंदर से हिम्मत करके डोर बंद किया और बोली, आप यहाँ। अश्वथ बोला, तुम्हारी फ्रेंड तो ठीक है, मुझे बेवकूफ बना रही थी तुम। टिया डरते हुए अश्वथ के पास गई और उसकी गोद में बैठकर बोली, वो हकलाने लगी। तो अश्वथ बोला, माफ किया, तुम्हारे झूठ से मुझे कुछ पता चला है। और टिया के होठों को किस किया। कुछ देर में ओजल कार के पास पहुंच गई। उसे देखकर ओरियन और ओहस हैरान थे। वह चुपचाप कार में बैठ गई। ओरियन ओहस से बोला, ये सच में ओजल मैम है। तो ओहस बोला, हाँ यार, पर यहाँ कैसे।
ओरियन ने अपने कंधे उचका दिए। अश्वथ बोला, चलो। टिया बोली, बट मेरे कपड़े। अश्वथ बोला, ऐसे ही चलो। टिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ बोला, शायद तुम भूल रही हो सुबह क्या कहा था मैंने। तो टिया चुप हो गई और फिर बोली, मेरी फ्रेंड। अश्वथ बोला, डोंट वरी, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। टिया बोली, कैसा सरप्राइज। अश्वथ बोला, चलो फिर बताता हूँ। और टिया को लेकर बाहर आया। अश्वथ ने टिया को अपना कोट पहना दिया था। वो दोनों कार के पास पहुँचे। टिया अंदर बैठी, उसके साथ अश्वथ भी। टिया वहाँ ओजल को देखकर कंफ्यूज थी। ओजल ने सिर झुका रखा था, जैसे उसने कुछ गलत किया हो। अश्वथ बोला, ओजल। तो टिया अश्वथ और ओजल को देखने लगी। ओजल बोली, भाई वो। और चुप हो गई। तो टिया बोली, भाई। और अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ बोला, मेरी छोटी बहन है। तो टिया ओजल को गुस्से में घूरने लगी। ओजल दूसरी तरफ देखने लगी। उसे टिया से डर लग रहा था। टिया ओजल को पीटना चाहती थी। उसने अश्वथ के बारे में काफी कुछ कहा था ओजल से। उसे पता नहीं था कि वह अश्वथ की बहन है। उसने भी सिर नीचे कर लिया। अश्वथ बोला, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है क्या। टिया और ओजल दोनों चौंक गई। अश्वथ बोला, क्या हुआ। ओजल बोली, वो। और चुप हो गई। अश्वथ एक डेविलिश स्माइल के साथ टिया को देखने लगा। टिया जानबूझकर दूसरी तरफ देख रही थी। वह लोग घर पहुंच गए। ओजल उनके बाहर निकलने से पहले ही निकलकर अंदर भाग गई। अश्वथ और टिया भी बाहर निकलकर खड़े हो गए। टिया भी भागने के फिराक में थी, पर अश्वथ ने उसे पकड़ लिया और बोला, भागने की सोचना भी मत। टिया अब फंस चुकी थी और अश्वथ उसे उठाकर सीधे बेडरूम में ले गया। ओजल तो अपने रूम में जाकर सो गई थी। सुबह उसके साथ क्या होगा वो ही जानती थी। उसे अपने भाई को जवाब देना होगा कि वो फॉरेन से यहाँ आए। वो उसने क्यों छुपाया। वो डर रही थी। इस तरह सोचते सोचते सुबह हो गई। आज संडे था। ओजल डरते हुए नीचे आए। उसे सब लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। ओजल चुपचाप गार्डन में चली गई। वहीं मास्टर बेडरूम का डोर अब भी बंद था। अश्वथ और टिया दोनों ही नहीं उठे थे। मास्टर बेडरूम शांत था कि अचानक फोन की रिंगटोन सुनाई दी और अश्वथ की आंख खुल गई। उसने एक हाथ से फोन लिया और स्क्रीन को देखा। कॉल अहान का था। अश्वथ फोन कॉल रिसीव करके बोला, तुम तो लेट उठते हो ना, फिर आज क्या हुआ। अहान की परेशानी भरी आवाज सुनाई दी, सीईओ सर, मेरी नींद उड़ गई है। सिस्टर और मुझे किसी ने फ्रेम किया है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हमारे कुछ पिक्स अपलोड किए गया है। अश्वथ बोला, डिटेल में बताओ। अहान ने सारी बात बताई। अश्वथ बोला, जिसने भी किया है उसे पे करना होगा इसके लिए। और फोन रखा और उठने लगा, पर तभी टिया ने उसकी तरफ करवट बदली और उससे लिपट गई और नींद में ही बोली, आप झूठे हो, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा कहा था और अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, आपको जाने नहीं दूंगी। और अश्वथ को कसकर पकड़ा तो अश्वथ प्यार से उसका सिर सहलाने लगा और विक्टर को कॉल करके बोला, पता लगाओ कौन यूनिवर्सिटी में मेरी वाइफ का नाम खराब कर रहा है। विक्टर बोला, ओके, बस 30 मिनट। और फोन रखा। अश्वथ की बातों से टिया की नींद खुली, पर वह नींद में ही थी। टिया बोली, आप किससे मेरे बारे में बात कर रहे थे। अश्वथ ने टेबल पर रखा बाथरोब पकड़ा और टिया को पहनाया और बोला, मेरा दोस्त था, अब तुम सो जाओ। और टिया को वापस सुलाया। टिया दोबारा से सो गई थी। अश्वथ ने दूसरा बाथरोब पकड़ा और पहनकर बाथरूम में चला गया। उसके नहाकर बाहर आने के बाद भी टिया सो ही रही थी। इतने में अश्वथ का फोन बजा। अश्वथ ने फोन कॉल रिसीव किया। विक्टर ने उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी। सुनने के बाद अश्वथ के चेहरे पर कोल्डनेस आ गई। उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था, जैसे उसके अंदर का डेविल बाहर आ रहा हो। अगर कोई उसे देखता तो डरकर मर जाता। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तभी उसे दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने बेड की तरफ देखा। टिया बेड से गिर पड़ी थी और कराह रही थी। उसका फेस एक्सप्रेशन जल्दी चेंज हो गया और वो जल्दी से टिया को उठाकर बेड पर बिठाते हुए बोला, क्या कर रही थी। बेड से गिर पड़ी। अश्वथ की आंखों में कंसर्न साफ दिखाई दे रही था। टिया बोली, वो मुझे पता नहीं चला, सॉरी। उसने मासूमियत के साथ कहा तो अश्वथ ने उसे कसकर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और बोला, आई एम ऑलवेज योर्स। और टिया के सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया जानबूझकर उसके सीने में अपनी उंगलियों को चलाने लगी। अश्वथ बोला, यू आर सो नॉटी, अब और सोना है या। उद्धरण चिन्ह। तो टिया बोली, नहीं, मुझे ओजल की खबर लेनी है। और अश्वथ से दूर हो गई। अश्वथ को भी याद आया। वो बोला, ओके। फिर टिया बाथरूम में चली गई और रेडी होकर नीचे आई। उसने वी नेक की टी शर्ट पहन रखी थी और नीचे जीन्स। उसके नेक पर लव बाइट साफ साफ दिखाई दे रहे थे।
उसने ओजल को गार्डन में देखा और गई। ओजल उसे देखकर घबरा गई और अटकते हुए बोली, कोका कोला डोंट। तो टिया गुस्से में बोली, कमीनी, तुम सर की बहन हो, तुमने मुझे नहीं बताया और मैं बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। ओजल बोली, तुम्हारी वजह से भाई ने पकड़ लिया, अच्छा खासा रह रही थी। टिया बोली, हाँ तो क्या हुआ, तुम उनसे छिप क्यों रही थी, वह तुम्हारे भाई हैं। ओजल बोली, तुम मेरी साइड लेने के बजाय भाई की साइड ले रही हो, वाह। टिया बोली, हाँ, तुम्हारी वजह से रात भर उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, बोल नहीं सकती थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है। ओजल बोली, अच्छा हुआ, जल्द ही मैं बुआ बन जाऊंगी। टिया उसके पीछे भागी। ओजल भागने लगी और बोली, कोका कोला इट्स नॉट फेयर, तुम्हें तो कोई पनिश नहीं करेगा, बट मेरा क्या। टिया बोली, यू डिजर्व इट, और ओजल को पकड़ लिया। ओजल बोली, सॉरी, मैंने तुमसे बात छिपाई। टिया के गालों को चूमते हुए बोली, आई एम सो हैप्पी, यू आर माई ब्रदर्स वाइफ, और किस गालों पर देने लगी। अब्रम बोला, अश्वथ, जब मैंने तुम्हें किस किया तो हमें वो समझने लगे, और यहाँ तो तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहन किस कर रही है, इसे क्या समझे। उद्धरण चिन्ह। तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा तो अब्रम चुप हो गया। अश्वथ को अपनी ही बहन से जलन हो रही थी कि वो उसकी बीवी को किस कर रही थी। अश्वथ जल्दी से गया और टिया को ओजल से अलग किया और अपनी बाहों में भर लिया। टिया हैरान होकर अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ सिर झुकाकर टिया के गालों को किस करने लगा। ओजल मुंह खोलकर देखने लगी और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। सब लोग ये देखकर हैरान हो गए और दूसरी तरफ देखने लगे। टिया खुद हैरान थी। अश्वथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें कौन देख रहा है या कोई क्या समझ रहा, उसे मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपनी वाइफ से मतलब था। टिया उसे दूर करने की कोशिश करने लगी पर अश्वथ उसे टाइटली पकड़कर दोबारा किस करने लगा। टिया मन में बोली, सर आप सच में छिछोरे हो और बेशर्म भी। ओजल वहां से आ गई। सब लोग भी अंदर गए। टिया ने अश्वथ के गाल पर जोर से बाइट किया। अश्वथ ने उसे फ्री किया और अपने गाल को सहलाने लगा। उसके गाल पर दांतों के निशान बन गए थे जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। टिया ने अश्वथ के गाल पर काटने का निशान देखा। वो परेशान होकर बोली, सॉरी सर, वो। उद्धरण चिन्ह। और उसकी आंखों में आंसू भर गए। अश्वथ ने उसे देखा और बोला, कुछ नहीं हुआ है, ऐसी शक्ल मत बनाओ, अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो बेड पर कर सकती हो। और आंख मारी। टिया उसकी आंखों में चमक देख रही थी। वह स्पीचलेस थी। अश्वथ जाने लगा तो टिया भागकर गई और अश्वथ की पीठ पर चढ़ गई। अश्वथ ने टिया के पैरों को पकड़ लिया। टिया ने उसे अच्छे से पकड़ा और उसके गाल पर किस किया। टिया का मूड बहुत अच्छा था। वो बार बार अश्वथ के गाल पर एक के बाद एक बेबी किस कर रही थी। अश्वथ हंसते हुए बोला, क्या बात है, इतना प्यार। टिया ने कुछ नहीं कहा। वह शर्म से लाल हो रही थी। उनकी शादी को 3 महीने हो गए थे। अश्वथ टिया का बहुत ख्याल रखता था। टिया अपने सारी तकलीफें भूल गई थी जो उसने इतने सालों तक सही थी। उसका हबी उसे समझता था। बिना कहे भी कुछ सोचते हुए टिया बोली, आप सच में बहुत अच्छे हो, बाकी का मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए आप एंजल से कम नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। और अश्वथ के गाल पर दोबारा किस किया। अश्वथ हैरान था। वह सोचने लगा कि टिया को आज हुआ क्या है, कहीं उसने कोई नशा तो नहीं कर लिया है। उसे अच्छे से पता था टिया बहुत संकोची थी, पर आज तो कुछ और ही हो रहा था। और अश्वथ उसे घर के अंदर ले जाते हुए बोला, बहुत सारे लोग तुमसे पेंटिंग्स अब बनवाना चाहते हैं, क्या तुम फ्री हो। टिया सोचते हुए बोली, हाँ, पर रात को। अश्वथ की आईब्रो उठ गई। टिया बोली, अगर आप मुझे परेशान नहीं करोगे तो मैं अपना काम कर सकती हूँ। अश्वथ कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, कौन सा मैं तुम्हें हर रात परेशान करता हूँ। तो टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी। उसे अजीब लग रहा था। उसके कहने का मतलब क्या था। सब लोग उन्हें देख रहे थे। मिराज ने अपना गला साफ किया तो उसकी आवाज सुनकर टिया जल्दी से अश्वथ की पीठ से उतर गई। मिराज बोला, अब तुम लोगों का हो गया तो हम ओजल का फैसला करें। ये सुनकर ओजल डर गई और हड़बड़ा कर बोली, पनिशमेंट क्यों, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आदित्य बोला, चाचू को बिना बताए इंडिया आ गई और हमें भी नहीं बताया और हॉस्टल में रह रही हो। वाह, हम क्या पराये हैं, अभी चाचू को बताता हूँ। ओजल कान पकड़कर बोली, सॉरी भाई, प्लीज प्लीज। ओजल बोली, कोका कोला, और टिया के पास गई, उसकी बाजू पकड़कर खींचने लगी। अब आदित्य बोला, कोका कोला है ने। ओजल बोली, डार्लिंग कोका कोला। उद्धरण चिन्ह। सब लोग चौंक गए। तो टिया ने बताया, मेरा निकनेम कोका है। आदित्य बोला, अच्छा, मुझे लगा पीने का कोका कोला है, कहकर हंसने लगा।
तो अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा और ओजल बोली, कोका कोला। अब टिया अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने बिना किसी हाव भाव के कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाचू को परेशान नहीं करना चाहिए था। ओजल, तुम बच्ची नहीं रही। उद्धरण चिन्ह। ओजल ने सिर झुका कर कहा, सॉरी भाई। उद्धरण चिन्ह। आदित्य बोला, भाई हो गया न, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, चलो चलो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य जो खाना खाने का प्रेमी था, उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर सभी गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। उन्होंने आज घूमने जाने का प्लान बनाया। वो लोग फार्म हाउस जाने वाले थे। सब तैयारी करने लगे। टिया बेडरूम में तैयारी कर रही थी। अश्वथ पीछे से उसे बाहों में भरते हुए बोला, क्या कर रही हो? तो टिया ने उसे देखा और बोली, तैयारी कर रही हूँ, फार्म हाउस जो जाने वाले हैं ना, पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो अश्वथ बोला, हम ममम, और टिया के गाल पर लव बाइट दिया। टिया की धीमी चीख सुनकर अश्वथ बोला, ज्यादा हो गया क्या? टिया ने जवाब दिया, मुझे परेशान मत करिए। उद्धरण चिन्ह। अब अश्वथ ने कुछ नहीं कहा और वैसे ही उससे चिपका रहा। टिया जरूरत के सामान बैग में रख रही थी। टिया को भी एहसास होने लगा था कि अश्वथ उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया है। उसे ये लग रहा था कि अश्वथ ने जानबूझकर ही उसके साथ 1 करोड़ के कर्ज का डील किया था, उसे अपने साथ रखने के लिए। वो शुरू से ही उसकी अच्छे से केयर करता था। अश्वथ ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा तो टिया बोली, आप क्या कर रहे हैं सर? अश्वथ ने कहा कुछ नहीं और उसने टिया को अपनी तरफ किया और उसे प्यार करने लगा। टिया शॉक्ड रह गई। वो दोनों बेड पर थे, लेकिन बाकी सब लोग उन्हें छोड़कर चले गए थे। अश्वथ ने ये प्लान घर के सभी लोगों को घर से भेजने का बनाया था ताकि वो टिया के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। टिया तो अश्वथ की बाहों में सो रही थी। अश्वथ टिया के बालों को सहला रहा था, वो बिल्कुल अपनी माँ की परछाई थी। अश्वथ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। टिया ने अपनी अधखुली आंखों से अश्वथ को देखा और बोली, आप क्या कर रहे हैं? सर, मुझे नींद आ रही है। कुछ देर बाद अश्वथ अपना काम कर रहा था। दिन के 3 बज रहे थे जब टिया की आंख खुली। अश्वथ टिया के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, भूख लगी है? टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। टिया उठने लगी तो अश्वथ बोला, बैठी रहो मैं खिलाता हूँ। टिया को पहली बार कोई अपने हाथों से खाना खिला रहा था। टिया को बचपन में उसकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाती थी। हृदय ने तो कभी उसे गोद में भी नहीं उठाया था। टिया इमोशनल हो गई थी, उसकी आंखें भर आई थी। अश्वथ उसको ऐसे रोना सा देखकर उसका मन का भाव समझ गया और उसे हृदय पर गुस्सा आने लगा और बोला, अब अगर तुम ऐसे करोगी तो मुझे दोबारा तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। तो टिया ने मुंह बना लिया और चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद अश्वथ ने टिया के सिर को प्यार से सहलाया और कहा, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? तो टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी। अश्वथ बोला, क्या हुआ? तो टिया बोली, आप कहना क्या चाहते हैं क्या आप? अश्वथ बीच बात में ही बोला, तुम्हें लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? अश्वथ उसे छेड़ते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ तो हम फिर से इंटीमेट हो सकते हैं। अश्वथ की आंखों में शरारत साफ देखकर टिया ने जल्दी से कहा, सर आप ना आप, और चुप हो गई। अश्वथ ने प्लेट टेबल पर रखी और टिया के चेहरे को हाथों में लेकर बोला, तुम मुझे चाहो या न चाहो, पर तुम हमेशा मेरी रहोगी, मुझे छोड़कर जाने की सोचना मत। टिया को कभी किसी का प्यार नहीं मिला। वो अश्वथ को बहुत पसंद करती थी। वो उसका ख्याल रखता था और उसे प्यार करता था। वो अश्वथ से लिपट गई और रोने लगी। उज्जवल आंटी की इकलौती बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया था, अब वह टिया को राजकुमारी की तरह रखता था। उसने टिया को कसकर पकड़ा और बोला, आई एम ऑलवेज विद यू। ये कह उसने टिया के सिर को प्यार से चूम लिया। टिया ने भी अश्वथ को कसकर पकड़ रखा था, वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। अश्वथ ने प्यार से कहा, छोटी गिलहरी, और उसके फोरहेड को किस करने लगा। टिया अश्वथ की हार्टबीट सुनने लगी। वह चुप हो गई थी। अश्वथ और टिया दोनों बहुत देर तक ऐसे ही एक साथ रहे।
वहीं दूसरी तरफ सहाना परेशान थी कि कॉलेज के फोरम में टिया और आहान के पिक्स नहीं थे। उसके फोन से पिक्स गायब करी गई थीं। विक्टर ने उसका फोन हैक करके सब डिलीट कर दिया था। वह अपने रूम में तोड़-फोड़ कर रही थी। वह जानती थी कि जो वह चाहती थी वह नहीं हो रहा था। दूसरे दिन कॉलेज में ओजल और टिया दोनों साथ साथ आए। सबको पता चल गया था कि ओजल अश्वथ आर्यन की बहन है। सब लोग हैरान थे। उन्होंने ओजल को भी बुली किया था। वह सब डर गए थे। सबको पता था कि अश्वथ कितना पावरफुल है। सहाना सबसे ज्यादा हैरान थी। आखिर उसने ओजल और टिया को कितना परेशान किया था। वह डरी हुई थी क्योंकि उनका फैमिली बिजनेस अश्वथ पर टिका था। टिया बार बार अपनी कमर पर हाथ रख रही थी और सहला रही थी। ओजल धीरे से उसे छेड़ते हुए बोली, कब गुड न्यूज़ सुना रही हो कोका कोला? तो टिया ने उसे घूर कर देखा और ओजल बोली, अरे भाई, और तुम्हारे बेडरूम से आवाज सुनाई दी रात को? मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आ रही थी, तब सुन लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि भाई इतने। टिया बात काटते हुए बोली, शट अप, और आगे बढ़ गई। ओजल उसके पीछे पीछे भागी। आयंश टिया को निहार रहा था। टिया को नींद भी आ रही थी, पर वह जैसे तैसे करके जाग रही थी। वह आज बहुत क्यूट लग रही थी। अश्वथ के प्यार का रंग जो चढ़ गया था। टिया कुछ नहीं करना चाहती थी, वह बार बार जम्हाई ले रही थी। उसे काफी देर से अव्यांश, आयंश और सहाना देख रहे थे। सहाना नफरत से टिया को देख रही थी। अव्यांश अब पछता रहा था कि उसने टिया को क्यों छोड़ दिया। उसे सहाना के साथ रिलेशनशिप में आने पर पछतावा हो रहा था। सहाना उस पर बस ऑर्डर झाड़ती रहती थी। सहाना अब आयंश को पटाने की कोशिश कर रही थी और अव्यांश को इग्नोर कर रही थी। आयंश प्यार से टिया को देख रहा था, जो सहाना को बहुत गुस्सा दिला रहा था। टिया को ओजल छेड़ रही थी। टिया चिढ़ गई थी। वह बहुत इरिटेटेड हो रही थी। उसे ओजल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि ओजल का सिर फोड़ दे, पर वह चुप रही। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद जब ओजल और टिया बाहर जा रही थीं, आहान उनके पास आया और बोला, हे मिस। टिया और ओजल ने उसे देखा तो आहान बोला, चलो ना कॉफी पीने। टिया ने कहा, हाँ मुझे कॉफी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आयंश उन्हें कॉफी के लिए पूछने वाला ही था, पर आहान ने बीच में टांग अड़ा दी थी। फिर भी वह उन्हें फॉलो करने लगा। ओजल ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, कहीं ये भूत कोका को प्यार तो। ओह नो आयंश, आई एम गोन टू किल यू ब्रैट। आयंश टिया के पिक्स भी ले रहा था। आहान ने भी यह नोटिस किया और अश्वथ को इन्फॉर्म करने का डिसीजन लिया। घर आने के बाद टिया नहाकर बाथरोब पहने ही बेड पर सो गई। अश्वथ जब ऑफिस से आया और टिया को चैन की नींद सोता देखकर मुस्कुराया। उसने टिया को ठीक से सुलाया। टिया अश्वथ के टच को अच्छे से पहचानती थी, इसलिए वो नहीं उठी। वह बहुत ज्यादा थक गई थी। अश्वथ ने उसे परेशान नहीं किया। वह डिनर करके आया था। वो लेट गया और टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया भी उससे लिपट कर सो गई। डाइनिंग टेबल पर ओजल कनखियों से ओरियन को देख रही थी। वह ओरियन से प्यार करती थी। ओरियन भी जानता था, इसलिए वो उससे दूर रहता था और ओजल उसके पीछे पड़ी थी। ओरियन ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वो उसे पसंद नहीं करता था, वह भी उसे पसंद करता था, पर अनाथ होने और अश्वथ के एहसान तले दबे होने के कारण वह अपनी फीलिंग्स को छिपाता था। सुबह टिया और ओजल फटाफट ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गई। अश्वथ भी सुबह सुबह एक मीटिंग के लिए चला गया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। आयंश से भी दोस्ती हो गई थी और उसके दोस्तों से भी, पर ओजल टिया को अकेले नहीं छोड़ती थी। आयंश ओजल से इस बात पर नाराज रहता था। टिया अपनी पेंटिंग्स में बिजी रहने लगी थी और अश्वथ भी अपने काम में बिजी रहता था। अश्वथ ने टिया को अनलिमिटेड इंटरनेशनल कार्ड्स दिए थे। टिया का बैंक बैलेंस बढ़ता ही जा रहा था। टिया को फील हुआ कि आयंश उसे चाहने लगा है। वो डर गई थी कि अश्वथ को पता चल तो वो पता नहीं क्या करेंगे। सहाना को ओजल की वजह से टिया को बुली करने का मौका नहीं मिलता था। अव्यांश जो टिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था,
तो उसे अहान और उसके दोस्तों ने अच्छे से पीटा था। वो हॉस्पिटल में था। अहान मेयर का बेटा था, इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। टिया की सारी पेंटिंग्स बिकती ही जा रही थीं। संडे का दिन था। अश्वथ टिया को सिटी के सबसे महंगे और लग्जरी मॉल में शॉपिंग कराने ले गया था। वो मॉल वशिष्ठ ग्रुप का था। टिया को कोई शौक नहीं था, पर अश्वथ को मना करना मतलब डेविल को नाराज करना था। लिफ्ट में अश्वथ ने टिया को कोने में खींच लिया, जहां कैमरा कवर नहीं करता था। टिया बोली, आप क्या कर रहे हैं सर? तो अश्वथ धीमी आवाज में उसके कान के पास बोला, आई मिस यू सो मच, और टिया को कसकर सीने से लगा लिया। टिया ने भी अश्वथ को बहुत मिस किया था। अश्वथ इतना बिजी हो गया था कि घर कम ही आता था और अपने पेंटहाउस में ही रुक जाता था, जो उसके ऑफिस में ही बना था। उसे बिजनेस मीटिंग्स के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता था। वो अभी यूरोप के बिजनेस ट्रिप से लौटा था। आते ही टिया को शॉपिंग पर ले आया। अचानक ही लिफ्ट का दूर ओपन हुआ और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। टिया प्रे कर रही थी कि बाहर कोई न हो। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर आई। सामने जब उसने देखा तो हैरान रह गई। टिया तो बोली, आंटी। उद्धरण चिन्ह। सामने टिया की बुआ, हृदय की बहन रुशाली खड़ी थी। अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स पकड़े रुशाली भी हैरान थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज वह अपनी भतीजी से मिलेगी। रुशाली कोई बुरी इंसान नहीं थी। एक वही थी जो टिया की परवाह करती थी और केयर करती थी, लेकिन शादी के बाद वह चली गई। रुशाली और ईदिया की कभी नहीं बनती थी। रुशाली जब भी टिया से मिलने आती तो ईदिया हमेशा रुशाली के पति से शिकायत करती थी। कई बार तो उसकी वजह से रुशाली और उसके पति का रिश्ता टूटने की नौबत पर आ गया। रुशाली ईदिया को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। उसने तो दोनों भाई बहन के बीच भी गलतफहमी पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से दोनों भाई बहन अब एक दूसरे से नफरत करते थे। रुशाली को लिप्सा भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो भी अपनी माँ की तरह थी, पर टिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। वो कभी कभी छुप छुप कर टिया से मिलने आती थी और उसकी हेल्प करती थी, लेकिन 2 साल से वह उससे नहीं मिलने आ सकी थी। आज अचानक ही उसकी भतीजी उसके सामने थी। टिया की बुआ रुशाली और टिया दोनों इमोशनल हो गई थी और अश्वथ ने रुशाली को देखा। वो मन में बोला, हृदय अग्रवाल की बहन रुशाली। टिया सीधे रुशाली के गले लग गई। रुशाली ने भी अपनी बैग छोड़ दिए और उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों में नमी उतर आई। वह बोली, आई एम रियली सॉरी बेटा, बुआ तुमसे मिलने नहीं आ सकी। आई एम रियली सॉरी। तो क्या बोली, आई मिस यू सो मच बुआ, और रोने लगी। अश्वथ ये देखकर हैरान था। वो मन में बोला, क्या रुशाली और छोटी गिलहरी इतने अटैच है? फिर उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, आप कौन? तो दोनों एक दूसरे से दूर हटे। टिया को अचानक से याद आया कि अश्वथ उसके साथ है। वह सोचने लगी कि वह अपनी बुआ को क्या कहेगी। रुशाली ने अश्वथ को ध्यान से देखा। वह देखते ही पहचान गई कि वह कौन है। उसने मैगजीन के कवर पेज पर अश्वथ की पिक्चर देखी थी। रुशाली के हस्बैंड एक बिजनेसमैन थे और उनके पास से ही उन्होंने अश्वथ की पिक्चर देखी थी। वह हैरान थी और टिया को देखा, फिर भी उन्होंने ना जानने का दिखावा करते हुए कहा, बेटा ये कौन है? तो टिया हड़बड़ा गई और कुछ सोचते हुए बोली, बुआ यह मेरे। तो रुशाली बोली, तुम्हारे क्या, मेरे क्या, आगे कुछ है या नहीं भी? तो टिया बोली, यह मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं बुआ। यह जवाब सुनकर अश्वथ और रुशाली दोनों ही हैरान होकर टिया को देखने लगे। अश्वथ मन में बोला, मैं तुम्हारा कब से प्रोफेसर हो गया? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें बाद में देख लूंगा। तो रुशाली मन में बोली, है ने प्रोफेसर है, भगवान ये लड़की छुपाना क्या चाहती हैं? और बोली, किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं? तो टिया सोचते हुए बोली, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं बुआ, और दांत दिखा दिए। तो अश्वथ मन में बोला, आई हेट हिस्ट्री, इसी का प्रोफेसर बनाना था, और कुछ नहीं बोला। तो रुशाली बोली, पर तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हारे साथ मॉल में क्या कर रहे हैं? ये तो काफी यंग दिखाई दे रहे हैं। क्या आजकल इतने यंग प्रोफेसर भी होते हैं? अश्वथ रुशाली जी को घूर कर देखने लगा और मन में बोला, यंग दिखाई दे रहे हैं का क्या मतलब है? वो अभी सिर्फ 33 का ही है। कोष्टक
तो तिया कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर रुशाली हंसते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, घर पर सब ठीक है ना? अश्वत्थ बोला, वह मेरे घर में रहती है। तो तिया और रुशाली दोनों चौंक गई। तिया जल्दी से बात संभालने के लिए बोली, मैं बुआ पेइंग गेस्ट हूँ, उद्धरण चिन्ह। तो रुशाली चिंता करते हुए बोली, कोका क्या तुम घर में नहीं रहती क्या? उस चुड़ैल माँ बेटी ने तुम्हें घर से निकाल दिया? तो तिया कुछ बोलने की हुई। रुशाली ने अंदाजा लगा लिया और गुस्से में बोली, मेरा श्राप लगेगा उन दोनों चुड़ैल माँ बेटी को और मेरे उस निकम्मे और गधे भाई को भी। वह लोग किसी काम के नहीं है, तीनों के तीनों बहुत गिरे हुए घटिया बदजात है। देखना एक दिन उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। और अश्वत्थ को देखा जो हैरान होकर उन्हें घूर रहा था। तो रुशाली बोली, थैंक यू प्रोफेसर, मेरी बच्ची आपको परेशान तो नहीं करती ना? वो अभी बच्ची है बेचारी, उद्धरण चिन्ह। तो अश्वत्थ ने नहीं में सिर हिला दिया। तो रुशाली बोली, चलो तुम मुझे मिल गई हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद लूंगी, चलो। और अपनी बाइक पकड़े और तिया को लेकर जाने लगी और उनके पीछे पीछे अश्वत्थ। रुशाली अच्छे से जानती थी अश्वत्थ की फैमिली और तिया की मॉम की फैमिली में बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती थी। उसे खुशी थी कि तिया को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रुशाली ने तिया को बहुत सारा सामान दिलाया। अश्वत्थ ने बोला, मन में बोला, मेरा तो पैसा बच गया, मैं तो अपनी बीवी को अपनी दौलत ही शो नहीं कर पाया, बुआ जी इसकी वजह है। अश्वत्थ ने रुशाली को कुछ सामान गिफ्ट के तौर पर दिया। रुशाली बोली जब वह लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, प्रोफेसर मेरी बच्ची आपसे अच्छे से सीख तो रही है ना? मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत समझदार है, फिर भी है तो बच्ची ही, कभी गलती हो जाए तो माफ कर देना, बहुत मासूम है, बहुत सहा है अपनी जिंदगी में। और तिया के सिर को प्यार से सहलाया। तो तिया बीच में बोली, हाँ बुआ मैं अच्छे से समझ जाती हूँ और सीख भी जाती हूँ। तो अश्वत्थ के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई और वह बोला, जी मेरी स्टूडेंट बहुत समझदार है, वह अच्छे से सब सीख जाती है, सारी बातें मानती है, शिकायत का मौका नहीं देती, सी इज गुड स्टूडेंट, मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, उद्धरण चिन्ह। रुशाली हैप्पी हो गई पर तिया अश्वत्थ के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वह शर्म के मारे मर जाना चाहती थी। रुशाली बोली, आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, मेरी भतीजी बहुत ज्यादा पढ़ाई में तेज है, आप अच्छे से सिखाना। तो अश्वत्थ तिया को देखते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, इसमें मुझे खुशी मिलेगी। फिर वह लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। नंबर एक्सचेंज करने के बाद रुशाली चली गई। कार में बैठने के बाद अश्वत्थ बोला, अच्छा बताओ मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है? तो तिया चौंक गई। अश्वत्थ खुद तिया को लेकर आया था। अश्वत्थ तिया के फेस को अपने तरफ करके उसके होठों पर एक हल्का किस करके बोला, ये सिखाया है, आई एम राइट। तिया चुप थी। अश्वत्थ सही तो कह रहा था, यही तो सिखाया था उसने तिया को। अश्वत्थ तिया का क्यूट सा फेस देखकर हंसने लगा। तिया उससे नाराज हो गई और मुंह फुला लिया। अश्वत्थ ने कार स्टार्ट किया, एक हाथ से स्टीयरिंग हैंडल करते हुए दूसरे हाथ से तिया के हाथ को पकड़ा। तिया हाथ खींचने लगी तो अश्वत्थ ने कसकर पकड़ लिया और बोला, नाराज क्यों हो रही हो? मैंने कुछ गलत थोड़े ही कहा। तो तिया बोली, आप मेरी बुआ के सामने आप मेरी, अगर उन्हें समझ आ जाता तो क्या करती मैं? आप तो बोले जा रहे थे लोग गलत कहते हैं, आप सिर्फ काम की बात करते हैं अपना, उद्धरण चिन्ह। अश्वत्थ बोला, तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ? आई एम नॉट योर प्रोफेसर, आई एम योर हबी। तो तिया ने उसे घूर कर देखा तो अश्वत्थ ने एक बटन दबाया जिससे कार की ऑटोमेटिक चलने का फीचर ऑन हो गया और चलने लगा। अश्वत्थ ने अपनी सीट बेल्ट निकाली और तिया के सीट का बटन प्रेस किया जिससे चेयर पीछे की तरफ झुक गया और अश्वत्थ तिया के ऊपर आ गया और उसका सीट बेल्ट निकाला। तिया हैरान नजरों से उसे देख रही थी। अश्वत्थ बोला, रात को मैं परेशान नहीं करूंगा, अभी रोकना मत। उस कार में बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फीचर्स थे। 1 घंटे बाद वे आर्यन पैलेस पहुंच गए थे। दोनों कार से बाहर आए। तिया अश्वत्थ से नजरें नहीं मिला रही थी, वह सीधे चली गई। अश्वत्थ हंस पड़ा, वो सेटिस्फाइड था, वह भी गया उसके पीछे पीछे। अंदर आने पर उसने अपनी बीवी को कोसते हुए सुना। तिया बोली, न जगह देखते हैं न लोग कहीं भी, बेशर्म कहीं के। उफ, कौन कहता है कि ये रोमांटिक पसंद है, सब गलत कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। तो अश्वत्थ आया और पीछे से उसे पकड़कर बोला, हम मम।
तो तिया चौंक गई और अश्वत्थ को देखने के लिए सिर घुमाया। अश्वत्थ ने उसके होठों को किस कर लिया। तिया ने उसे घूर कर देखा। अश्वत्थ बोला, सो स्वीट, आई लव योर लिप्स। तिया हक्की बक्की रह गई। अश्वत्थ बोला, चलो साथ में शोवर लेते हैं। तो तिया अचानक से उचककर दूर हट गई और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेले नहा लूंगी। तो अश्वत्थ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तो तिया बोली, सर। तो अश्वत्थ बोला, चलो तुम्हें टीच करता हूँ, आखिर मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। और आई विंक की। तो तिया बोली, वो उद्धरण चिन्ह। तो अश्वत्थ बोला, क्या? तो तिया कुछ नहीं बोल पाई। वो बाथरूम के अंदर थे। लगभग आधे घंटे बाद बाथरूम का डोर ओपन हुआ। तिया बाथरोब पहनकर बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वह क्लोजेट रूम में चली गई। अश्वत्थ टॉवेल पहने बाहर आया, जो अभी बहुत एनर्जेटिक लग रहा था और स्माइल कर रहा था। अश्वत्थ भी क्लोजेट रूम में गया। उसने तिया को देखा, जो टेबल के सामने बैठी थी, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थी। उसने हेयर ड्रायर पकड़ रखा था और बार बार आंखें झपक रही थी। अश्वत्थ ने उसके हाथ से हेयर ड्रायर ले लिया और उसके बाल ड्राई करने लगा। तिया तो बैठे बैठे ही सो गई थी। उसकी हेयर ड्राई करने के बाद अश्वत्थ ने उसे उठाकर बेड पर केयरफुली लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। उसके बाद खुद क्लोजेट रूम में अपने कपड़े पहनने चला गया। फिर कुछ देर बाद वह बाहर आया। उसे भी बहुत नींद आ रही थी, वह भी सो गया। इधर अयंश को उसके फ्रेंड समझा रहे थे। अयंश अपनी मासी से बहुत नाराज था। उज्जवल ने उसे तिया से दूर रहने की वार्निंग दी थी। वह बोला, सीरियसली, वह मेरी सगी मासी है, मुझे यकीन नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता भाई, मैं उनका भांजा हूँ, कोई सड़क छाप मजनू नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी। मैं कोई प्ले बॉय नहीं हूँ, मैं सच में तिया को पसंद करता हूँ, आई लव हर। पर पता नहीं मेरी मासी मुझे तिया के साथ टाइम स्पेंड करने का एक भी मौका नहीं देती। आज तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली वार्निंग दे दी। अब मैं कल तिया को प्रपोज करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यस आई डू दिस। तो कबीर बोला, बट अंश, तुझे नहीं लगता तिया सिंगल होगी? जब भी मैं उसे देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे वो किसी के प्यार में पागल है। तो काव्य बोला, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो अंश बोला, क्या पता मेरे ही प्यार में पागल हो। वैसे भी अव्यांश खन्ना से उसका ब्रेकअप हो चुका है और इस टाइम इस यूनिवर्सिटी का हैंडसम हंक मैं हूँ। आई एम द दिस यूनिवर्सिटी हैंडसम हंक और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तो अयान बोला, ठीक है मेरे भाई, अब उसे प्रपोज करने के लिए कुछ अरेंज करेगा। तो अंश बोला, क्या एक बड़ा सा खूबसूरत गुलाब के फूलों का बुके काफी नहीं होगा और मैं सबके सामने उसे प्रपोज करूंगा? तो काव्य बोला, ओके, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अंश बोला, जब वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी तब तुम लोग हम दोनों के ऊपर फूलों की बारिश करोगे। तो कबीर बोला, ओके, पर कौन सा फूल? तो अंश ने उसे घूर कर देखा और बोला, गुलाब। और क्या? तो कबीर बोला, लगता है बहुत सारा गुलाब खरीदना पड़ेगा, एक दुकान को ही खरीदना पड़ेगा। पर मेरे भाई, इस चीज का ख्याल रखना, तुम्हारे इस हरकत से तुम्हारे मामा श्री को भी पता चल जाएगा कि तुम यहीं पर हो। तो अंश एक पल के लिए डर गया, फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैं उनसे नहीं डरता, वह इंसान ही है। हाँ, ये बात अलग है, वो काफी अलग है। अब इसमें मेरी क्या गलती कि वह अब तक सिंगल है, वह भी उस लड़की का इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो उस लड़की की शादी भी हो गई होगी और वैसे भी वह तो उनसे बहुत छोटी भी होगी, वह क्यों उन्हें एक्सेप्ट करेगी? तो काव्य बोला, ज्यादा मत उछलो, तुम शायद भूल रहे हो तुम्हारे दोनों मामा कितने हैंडसम हैं, खासकर तुम्हारे बड़े वाले। यह बात अलग है कि वो हमेशा सीरियस रहते हैं, फिर भी वो कितने हैंडसम लगते हैं, ही इज वेरी हैंडसम। उन पर कितनी सारी लड़कियां मरती हैं, यहाँ तक कि फिल्म सेलिब्रिटीज भी। तुम अपने मामा के सामने कुछ भी नहीं हो। अंश इस बात को झुठला नहीं सकता था कि अश्वत्थ और आदित्य कितने हैंडसम थे, और उनका ग्रुप, पर उनके ग्रुप में तो सिंगल और हैंडसम लोग ही शामिल थे। ऐसा लगता था जैसे वह एक खूबसूरत लड़कों का ग्रुप हो। जब वह लोग एक साथ निकलते थे ऐसा लगता था जैसे दुनिया के सारे हैंडसम आदमी एक साथ रैंप वॉक पर निकले हो। अंश ने कुछ नहीं कहा, वह तो बस सुबह होने का वेट कर रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। आहान ने अंश के बारे में अश्वत्थ को रात को ही इन्फॉर्मेशन भेज दिया था और यह भी बताया था कि वह लड़का मिसेज आर्यन को पसंद करता है और शायद किसी दिन प्रपोज भी कर देगा। हालांकि यह मेल अश्वत्थ ने सुबह देखा। वह अंश को देखकर हैरान था, उसे तो पता ही नहीं था कि उसका भांजा भी उसकी ही यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होकर आया है।
वो मन में बोला, पहले मेरी बहन छुप कर रह रही थी, अब ये और इसकी हिम्मत तो देखो, मेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो मैं आज देख लूंगा। ये गलत बात है, तुम तो अपनी मामी पर लाइन मार रहे हो। अश्वथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने फोन पर मेल्स चेक कर रहा था। तिया और बाकी सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब तिया कॉलेज जाने के लिए ओजल के साथ जाने लगी तो अश्वथ बोला, आज मैं तुम लोगों को कॉलेज ड्राफ्ट कर देता हूँ। तो सब लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा। ओजल मन में बोली, चलो भाई आज अंश की बैंड बजाते हैं। और हंसते हुए बोली, क्यों नहीं भाई, जरूर आपके लिए एक सरप्राइज भी है, कोई स्पेशल इंसान वहाँ है। अश्वथ समझ गया कि ओजल अंश की बात कर रही है। ये बात सबको पता थी। ओजल और अंश एक दूसरे से चिढ़ते थे। अश्वथ बोला, ओके। फिर वह लोग चले गए। अंश ने तिया को मैसेज किया था कि वो उसे कॉलेज गेट के पास मिलेगा। तिया डर रही थी, पता नहीं अंश क्या करना चाहता है। वह लोग कॉलेज पहुंच गए। तिया परेशान थी और वही ओजल अच्छे मूड में थी। ओजल ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि आज तो अंश की बैंड बजाकर रहेगी। वह मन ही मन खुश हो रही थी। अश्वथ भी प्लानिंग कर रहा था अपने भांजे के अक्कल ठिकाने लगाने की। वो लोग कॉलेज के एंट्रेंस के पास पहुंचे। अश्वथ ने उन्हें कुछ दूर पर छोड़ा था। अंश उन्हें बहुत बड़ा रोज का बुके लिए खड़ा मिला। तिया की तो डर के मारे दिल एक्सप्लोड होने वाला था। वो मन में बोली, हे भगवान, मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया है। अब मैं इस आदमी का क्या करूं, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। वहीं ओजल ने तिरछी निगाहों से पीछे की ओर देखा। अश्वथ आ रहा था। ओजल खुश हो गई। अंश बोला, हाय। वह थोड़ा नर्वस था। उसने खुद को शांत किया और इससे पहले वह कुछ रिएक्ट कर पाता, अश्वथ लंबे कदमों के साथ वहां पहुंच गया। उस टाइम एंट्रेंस पर कोई नहीं था, सब लोग अंदर थे। अंश ने अश्वथ को देखा, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह आंखें फाड़कर अश्वथ को देखने लगा। अश्वथ बिल्कुल पहले जैसा ही था, हैंडसम, एरोगेंट, बिना एक्सप्रेशन के, और इस टाइम तो वो बहुत कोल्डली अंश को देख रहा था। अंश को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने से दिल निकाल रहा हो। वहाँ का माहौल अचानक से टेंशन से भर गया, जो तिया अच्छे से महसूस कर पा रही थी। ओजल बोली, भाई देखो ना, हमारा भांजा भी यहीं पर पड़ता है, हमसे छिपकर रह रहा है। तिया ने जब ये सुना तो उसका मुंह शौक से खुला का खुला रह गया। वह मन में बोली, भांजा है, भगवान, बस यही जानना बाकी रह गया था। अब क्या कोई और रिश्तेदार भी बचा है? पहले ओजल, अब यह अंश। और अपना मुंह बंद किया। अश्वथ बोला, देख रहा हूँ मैं भी कि मेरा भांजा कितना लापरवाह है, जो मुझसे छिप रहा है। तो अंश से कुछ बोलते नहीं बना। ओजल बोली, वैसे आज अंश, तुम किसके लिए इतना बड़ा रोज का बुके पकड़कर यहाँ पर खड़े हो? क्या किसी को प्रपोज करने वाले हो? उसने जानबूझकर उसे कहा। तो अंश कुछ बोलता उससे पहले ही अश्वथ ने तिया को उसका फोन देते हुए बोला, तुम अपना फोन भूल गई थी। तो तिया ने अपने फोन को देखा और जल्दी से पकड़ा और बोली, थैंक यू। तो अंश बोला, अंकल, वाह। अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अश्वथ बोला, चलो मैं तुम्हें किसी का इंट्रोडक्शन देता हूँ। और तिया के कमर को पकड़ा और खुद से चिपकाते हुए बोला, ये तुम्हारी मामी है। जब यह अंश ने सुना, उसके तो होश ही उड़ गए। उसका चेहरा देखने लायक था। ओजल अंदर ही अंदर पागलों की तरह हंसे जा रही थी, पर वह अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अंश हकलाते हुए बोला, मामी। तो अश्वथ बोला, क्या तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड ने नहीं बताया कि मैंने शादी कर ली है? तो अंश ने ना में सिर हिलाया। उसका मुंह उतर गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस लड़की के प्यार में पड़ा था और उसे आज प्रपोज भी करने वाला था, वह उसकी मामी निकलेगी। उसने उन दोनों को देखा। तिया खुश लग रही थी और दोनों एकदम परफेक्ट कपल थे। हालांकि उनके बीच एज गैप बहुत ज्यादा था, लेकिन अश्वथ 26-27 साल का ही लगता था। कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह 33 साल का है। तिया की हाइट भी परफेक्ट थी। हालांकि वह बहुत खूबसूरत थी, मगर वह 23 साल की नहीं, 18-19 साल की नजर आती थी। वो बहुत यंग थी। वह कुछ नहीं कह पाया और वो बुके दोनों को देते हुए बोला, कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। तो अश्वथ ने वह बुके पकड़ लिया और बोला, चलो, तुम्हें पता है कि अपने बड़ों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। अंश कुछ नहीं बोल पाया। उसका दिल टूट गया था। वह मन में बोला, मेरी मामी, वह भी इतनी छोटी। क्या मेरे मामा को एक यही लड़की मिली थी? मेरा तो दिल टूट गया।
और ओजल को देखा जो उसका पूरा मजा ले रही थी और मन में बोला, अच्छा तो ये बात थी, इसलिए वो मुझे वार्न कर रही थी, मैं ही गधा था, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी मामी हो। तो अश्वत्थ बीच में ही बोला, भले ही वो तुमसे छोटी है मगर तुम उसे तुम नहीं कह सकते। तो अंश बोला, सॉरी आप मेरी मामी हैं, पता नहीं था। तिया को समझ नहीं आ रहा था अश्वत्थ किस बात पर अंश पर नाराज हो रहा था, आखिर वो उसका भांजा था, फिलहाल उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ओजल बोली, ओके देन तो हम चलते हैं भाई। तो अश्वत्थ बोला, ओके, और झुककर तिया को किस किया। ये देखकर तो अंश को बिजली का झटका ही लग गया, वह तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया। वह ये सब देखकर खुद पर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। ओजल अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, भाई क्या कर रहे हो, यहाँ पर भी कम से कम जगह तो देख लो, आप तो मेरी फ्रेंड की रेपुटेशन बिगाड़ने पर उतर गए हो। अश्वत्थ तिया से अलग हुआ और बोला, तो तुम्हें क्या। ओजल कुछ नहीं बोल पाई और बोली, तो एक काम करो ना, घर में करो ना, कम से कम मैं बुआ तो बन जाऊंगी। तो तिया शर्म से झेप गई। अश्वत्थ ने एक खड़ूस लुक दिया, तिया अश्वत्थ को छोड़कर चली गई, उसके पीछे ओजल भागी। अश्वत्थ ने तिया को जाते हुए देखा और अपने होंठ पर हाथ फिराया, उसकी आंखों में चमक थी और चला गया। अंश देवदास बना बैठा था। काव्य बोला, क्या हुआ अंश। तो कबीर बोला, अंश क्या हुआ। तो अयान बोला, क्या हुआ। तिया ने रिजेक्ट कर दिया। तो अंश बोला, नहीं मैं नहीं कर पाया, मेरे मामा आ गए। तो सब एक साथ बोले, क्या, कब, कैसे और क्यों आए। अयंश हक्का बक्का होकर उन्हें घूर रहा था। तो अयान बोला, तो कर सकते हो न, अभी भी टाइम है। अंश बोला, नहीं कर सकता यार। सब एक साथ बोले, क्यों और किस लिए नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। तो अंश बोला, अरे यार तिया मेरी मामी है, मेरे मामा की वाइफ, मेरी लव स्टोरी का दी एंड। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अयान बोला, क्या तिया तुम्हारी मामी, यह कौन सा मजाक है। तो अंश बोला, मजाक नहीं सच है, वो सच जिसे मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ओजल मासी को पता था, इसलिए वो मुझे दूर रहने के लिए कह रही थी, वो मेरी हालत पर हंस रही थी। उन्होंने मेरे सामने ही तिया को किस किया, वह भी मेरे दिल को जलाने के लिए किस। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, दोनों हैप्पी कपल हैं। और रोने लगा और बोला, उन्हें वही लड़की मिली शादी करने के लिए। और फुट फुट कर रोने लगा। काव्य अपना माथे को रगड़ने लगा और बोला, हे भगवान, तुम अब उसे मामी कहोगे और जल्दी ही तुम्हारा छोटा भाई या बहन भी आ जाएगी। तो अंश ने उसे घूर कर देखा तो काव्य चुप हो गया। तो कबीर बोला, तो क्या गलत कहा उसने। तो अंश इमेजिन करने लगा कि अश्वत्थ और तिया के 2 बच्चे आ गए हैं, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों के दोनों अश्वत्थ पर ही गए हैं और वो उन दोनों के साथ खेल रहा है। और अचानक दोनों बच्चे उसके बाल पकड़कर खींचने लगे, बेचारा चिल्लाने लगा। अचानक वह होश में आया और अपना सिर झटका और चला गया। तो सब उसे देखते रह गए। तिया अश्वत्थ के बारे में सोचने लगी, वो उसके आज के बिहेवियर से परेशान थी। उसे पता था अश्वत्थ उसके लिए पॉजिटिव था, पर इतना होगा उसने नहीं सोचा था। वह सोच रही थी कि अश्वत्थ ने कभी भी उसे खुद से दूर नहीं किया था। वह सोच रही थी कि वो उसके बारे में छोटी सी छोटी बात भी कैसे जानता है, क्या वो उसे जानता है। उसे याद आ रहा था जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उसे अपनी फ्रेंड के बड़े बेटे के बारे में बताती थी। तिया बहुत छोटी थी, उसे ढंग से कुछ याद नहीं था। वो सिर झटकर पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। घर आने के बाद उसने अंश को उसने देखा, जिसका फेस उतरा हुआ था। उजल अंश पर हंस रही थी। तिया ने कुछ नहीं कहा और चली गई। अंश लाचारी से उसे देख रहा था। उजल बोली, और दिल लगाव टूट गया ना, पहले ही कहा था दूर रहो। तो अंश ने उसे घूर कर देखा तो ओजल चली गई। अश्वत्थ स्टडी रूम में था तो तिया मास्टर बेडरूम में गई और अपना बैकपैक रखा और आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक वो धाम से गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाई और कराहने लगी। आवाज सुनकर अश्वत्थ जल्दी से आया। उसने तिया को फर्श पर गिरी पड़ी थी और कराह रही थी। अश्वत्थ जल्दी से गया और तिया को उठाकर बेड पर लिटाया। तिया के पीठ पर तेज दर्द हो रहा था। तिया को उसने उल्टा लिटाया और बोला, क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो तिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वत्थ जल्दी से ऑइंटमेंट लेकर आया। तिया दर्द से तड़प रही थी। अश्वत्थ ने तिया के टी शर्ट को ऊपर किया और ऑइंटमेंट लेकर बोला, कहाँ पेन हो रहा है।
तो तिया बोली, कमर में। तो अश्वत्थ लगाने लगा, उसने ऐसा काम नहीं किया था कभी जिसकी वजह से तिया को पेन हो रहा था। तिया को कराहते देख वह ध्यान से नजाकत के साथ ऑइंटमेंट लगाने लगा और बोला, अब ठीक है। तो तिया बोली, हूँ। अश्वत्थ बोला, तुम गिर कैसे गई? तो तिया बोली, मेरा आज ध्यान ही नहीं है, कॉलेज में भी गिरते गिरते बची हूँ। तो अश्वत्थ बोला, अपना ध्यान रखा करो, छोटी गिलहरी, तुमने डरा ही दिया था और कहीं। तो तिया ने ना में सिर हिलाया तो अश्वत्थ ने उसकी टी शर्ट को ठीक किया और उसके सीधे लेटने में हेल्प की और उसके कमर के नीचे सॉफ्ट पिलो रख दिया और बोला, आराम करो। तो तिया ने हाँ में सिर हिलाया और आंख बंद कर ली। अश्वत्थ बाथरूम में चला गया और तिया के लिए पानी गर्म करके बाथटब में भर दिया ताकि थोड़ा रिलैक्स फील करने के बाद तिया नहा ले और उसके लिए सब रेडी कर दिया और नीचे आया और किचन में गया जहां डिनर बन रहा था। आज ओरियन और मिराज खाना बना रहे थे। अश्वत्थ ने जूस निकाला और रेफ्रिजरेटर से ऑरेंज जूस निकाला और छिलने लगा तो मिराज बोला, क्या हुआ? बड़े दिनों बाद यहाँ इस पवित्र स्थान में दर्शन दे रहे हो? तो अश्वत्थ बोला, छोटी गिलहरी फ्लो पर गिर गई है, उसके लिए जूस बना रहा हूँ। तो मिराज बोला, हिने सच में, या फिर तुम दोनों के बेड एक्सरसाइज की वजह से बेड ही टूट गया? तो अश्वत्थ ने उन्हें घूर कर देखा तो मिराज बोला, जस्ट किडिंग, और अजीब तरीके से हंसने लगा। अश्वत्थ ने जूस बनाया और ले गया। तिया तब तक नहाकर बेड पर बैठी थी और स्टडी कर रही थी। अश्वत्थ जूस का ग्लास देते हुए बोला, जूस पी लो। तिया ने ग्लास पकड़ा और पीने के बाद बोली, आपके और भी रिश्तेदार उस कॉलेज में हैं क्या? तो अश्वत्थ ने तिया को देखा। तिया ने सिर झुका लिया। अश्वत्थ बोला, और नहीं है, अब तुम्हारी कमर ठीक है न, या फिर हम डॉक्टर के पास चले? तो तिया बोली, हाँ ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो अश्वत्थ बोला, तुम अब भी वीक हो। तो तिया ने मुंह बना लिया। अश्वत्थ हंसते हुए बोला, सिली गर्ल, और तिया का फेस उठाया और उसके करीब गया और बोला, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ न, चलो एक लेसन टीच करता हूँ। तिया आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। अश्वत्थ प्रोफेसर वाली बात करके उसे चिढ़ा रहा था। अश्वत्थ ने तिया का बुक साइड में रखा और तिया को फ्रेंच किस करने लगा। तिया को फील हुआ कि अश्वत्थ उसे खा ही जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अश्वत्थ के पीठ पर उसके हाथ अपने आप चलने लगे। कुछ पल बीते ही थे कि अंश डोर खोलकर आ गया। उसने नहीं देखा था। वो बोला, मामा डिनर रेडी है, और देखा उसके तो होश ही उड़ गए। उसे ओजल ने यही दिखाने के लिए जानबूझकर भेजा था। उसे ओजल पर गुस्सा आ रहा था। वो वहां से जाने लगा। तिया ने अश्वत्थ को खुद से अलग किया। अश्वत्थ अलग नहीं होना चाहता था। तिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज अंश ने भी उन्हें देख लिया था, हालांकि वह बस किसी कर रहे थे। तिया बोली, अंश आया है, अब बस भी। वो इतना ही बोल पाई थी। अश्वत्थ ने अंश को देखा, उसका मूड खराब हो गया था। वह बोला, डोर नॉक करने के मैनर्स नहीं है। तो अंश बोला, सॉरी मामा, और भाग गया। तो अश्वत्थ बोला, लो चला गया, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और तिया के कमर को पकड़ा तो तिया के मुंह से आह निकली। तो अश्वत्थ ने जल्दी से हाथ हटाया और बोला, क्या हुआ? तो तिया बोली, क्या कर रहे हैं सर? तो अश्वत्थ बोला, सॉरी, और तिया के होठों को किस कर लिया और बोला, चलो डिनर करने के लिए? तिया बोली, हाँ, और अश्वत्थ के कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचा और अपने होंठ उसके होठों पर रख दिया। अश्वत्थ शॉक था। फिर उसे समझ आया कि तिया उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, तो उसने भी मना नहीं किया, पर उसे तिया के कमर की टेंशन हो रही थी। वो आगे नहीं बढ़ा और बस किस करके उससे दूर होते हुए बोला, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी कमर ठीक हो जाए फिर। और तिया के नाइट शर्ट के बटन लगा दिए। तिया को अश्वत्थ से दिन ब दिन ज्यादा प्यार हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को ठीक किया और डिनर के लिए नीचे गए। सब लोग उनका ही वेट कर रहे थे। अंश तो उन्हें देख भी नहीं रहा था, क्योंकि उसने उन दोनों को किस करते हुए देखा था। उसे बहुत एम्बेरेसमेंट फील हो रहा था। दोनों आकर खाना खाने के लिए बैठ गए। अंश कनखियों से अश्वत्थ को देख रहा था। वह हैरान था कि उसका मामा बहुत चेंज हो गया है, जो पता नहीं कितने सालों से लड़कियों से दूर रहता आया था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की उसके करीब आए, जिसके कारण उसे लोग ये भी समझने लगे थे कि उसे लड़के पसंद हैं। वह हैरान था कि अचानक उसने शादी कर ली। अंश ने अपनी माँ से सुना था। सब जानते थे कि अश्वत्थ अपनी माँ की दोस्त की बेटी से ही शादी करना चाहता था। एक बार जो कह देता था वह पत्थर की लकीर होती थी। लेकिन अंश समझ नहीं पा रहा था कि
कि ये कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना मन बदल लिया और तो और टिया से शादी कर ली। उसने अपने छोटे मामा आदित्य को देखा और मन ही मन ये सोचा, ये बात तो इनसे पूछ लूंगा, ये किस खेत के गाजर हैं। अरे नहीं, मूली होता है ना। डिनर के बाद जब अयंश और आदित्य किचन में बर्तन साफ कर रहे थे तो अयंश को लगा यही टाइम है अपने सवालों के जवाब जानने का। वो बोला, मॉम बता रही थी कि मामा बचपन से ही नानी की फ्रेंड की बेटी से शादी करना चाहते थे, फिर अचानक किसी और से कैसे शादी कर ली। उनका कहा तो पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह होता है। लकीर मिट कैसे गई? मुझे नहीं पता था कि उनका फैसला बदलता भी है। इस वाहियात सवाल को सुनकर आदित्य अयंश को घूरने लगा, पर अयंश अपनी ही धुन में बोलता चला गया, मुझे जानना है उन्होंने अपने से 10 साल छोटी लड़की से शादी कैसे कर ली। क्या उन्हें कोई 2-6, 2-7, 2-8 साल की लड़की नहीं मिल रही थी? उद्धरण चिन्ह। आदित्य दहाड़ता हुआ बोला, सवाल अपनी उम्र और रिश्ता देख के पूछने चाहिए, पर तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। मेरी भाभी उज्जवल आंटी की ही बेटी हैं, समझे। भाई अपनी बात से कभी नहीं हटा, बल्कि जब तक भाभी उसको नहीं मिली थी वो एक वैरागी की तरह ही जीता था, कभी किसी लड़की को एक नजर नहीं देखा और जब भाभी मिल तो उसने उनसे शादी कर ली। और यह क्या एज गैप की बकवास है, इट्स कॉमन। और जब भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों इतनी चूल मची हुई है। ये कहकर वो उसे घूरने लगा और उससे पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी मामी पर लट्टू हो गए? बोलो, सच सच बोलो, झूठ बोलोगे तो नदी किनारे के सांप को डैडी कहना। अयंश ने एकदम से अपना सर झटका और बोला, मामू आप भी क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपनी जनरल फैमिली नॉलेज के लिए पूछ रहा था। और मैं क्यों नदी किनारे के सांप को डैडी बोलूं? मेरे डैड हैं। वह साफ झूठ बोल गया क्योंकि वो बताना नहीं चाहता था कि वह टिया के प्यार में पड़ गया था। आदित्य ने उसको फिर टटोला और पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो कि भाई ने फाइनली शादी कर ली? पहले सब उनके लिए परेशान थे। दी जीजू, तुम्हारे दादा दादी सब चिंता मुक्त हो गए। अब बस उनके बच्चों का इंतजार है, बस वो आ जाएं और मुझे चाचू चाचू कहना शुरू कर दें और तुमको बड़े भैया, सही है ना? अयंश अश्वथ को अपना आइडल मानता था। वो उसे थोड़ा रूड जरूर लगता था, पर वो तो अश्वथ को हालात ने बना दिया था, लेकिन दिल से तो अश्वथ एक देवता की तरह ही था और उसके लिए भगवान। लेकिन वो उससे नफरत नहीं करता था। सब लोग जानते थे कि अश्वथ वह इंसान था जिसने सफलता के आसमान तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी और चुनौतियों की चट्टान के ऊपर आर्यन एम्पायर को खड़ा किया था। उसे भी अश्वथ की शादी की खुशी हो रही थी। उसने टिया को अपनी मामी मान लिया था। उसने आदित्य को देखा, वो अब भी चाचू चाचू के सपनों में था। उनको होश में लाते हुए अयंश बोला, मामू कहाँ खो गए? आपके सोचने से बच्चे नहीं आने वाले, मेहनत उनको करनी है। और वैसे भी मामी काफी छोटी हैं, उनके 25 के होने का तो इंतजार करिए, उन्होंने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है। आदित्य मुंह बनाते हुए बोला, कितना अच्छा सपना था, भाई के 2 बच्चे मुझे चाचू चाचू कहकर मेरे पीछे घूम रहे थे। भांजे तुमने डिस्टर्ब कर दिया, मेरी खुशी किसी से देखी नहीं जाती। रात, आर्यन पैलेस। अश्वथ रात को ही बिजनेस के सिलसिले में यूरोप के लिए रवाना होने वाला था। सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी उसकी। टिया सो रही थी। अश्वथ ने उसको अपने ट्रिप के बारे में नहीं बताया था। उसने सोचा कि जब वो सुबह उसे घर में नहीं देखेगी तो समझ जाएगी। अश्वथ तैयार होकर बाहर आया तो ओहस, रचित, ओरियन और बाकी सब वेट कर रहे थे। अश्वथ उनके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। सुबह जब टिया की आंख खुली तो उसने देखा कि अश्वथ बेड पर नहीं था। वह आधी नींद में उठी और बाथरूम चली गई और कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे लिविंग रूम में आई। अश्वथ को वहां ना देखकर वो समझ गई कि अश्वथ किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन गया है। फिर वह सबको गुड मॉर्निंग विश करते हुए डाइनिंग हॉल में गई, जहां सब लोग अच्छे मूड में थे और कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे। आदित्य बोला, भाभी भाई के आने के बाद हम सब ने गोवा जाने का सोचा है। सब गोवा चलेंगे, बहुत मजा आएगा और इसी बहाने आप दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। ये बात सुनकर टिया अपना सिर खुजाने लगी। वह कंफ्यूज थी कि गोवा क्यों जाना है।
उसकी हैरान शक्ल देख के रमन बोला, यंग मैडम, हम सब लोग हर 6 महीने बाद गोवा अपने प्राइवेट शिप पर वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं। वो क्या है ना, काम करते करते दिमाग खराब हो जाता है, तो दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए हम गोवा जाते हैं और फिर वहाँ हमारा रिजॉर्ट का बिजनेस भी है, तो एक ही ट्रिप में वेकेशन और बिजनेस दोनों हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि वहाँ अश्वत्थ के कई सारे प्राइवेट शिप और याच भी हैं जो हमेशा बुक्ड रहते हैं। और रमन के एक्सप्लेनेशन को ओजल की एक्साइटमेंट ने दबा दिया। वो चिल्लाते हुए बोली, वाओ, कितना मजा आएगा ना गोवा में, पूरी फैमिली एक साथ। आई एम सो एक्साइटेड, गोवा, आई एम कमिंग। इसी बीच आदित्य बोला, क्यों ना आरा को कहें कि वह निया को भी ले आए, कितना अच्छा होगा अगर वह भी आए तो ओजस ने एकदम मासूम बच्चे की तरह पूछा, पर क्यों? और रमन ओजस की सिलीनेस पर हैरान होते हुए बोला, अरे डफर, अपने मिराज की सेटिंग करानी है भाई। उसकी जान, जिगर, कलेजा, फेफड़ा सब निया पर अटका हुआ है। वो शो नहीं करता पर ही लव्स हर सो मच। तो ओजस याद करते हुए बोला, ओह, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, उसको भी सेट करते हैं। पर आरा उससे क्या कहेगी? बेवकूफ, आरा अभय की बहन है, वशिष्ठ अंकल की बेटी, और आरा और निया बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो निया को मना लेगी, डोंट वरी। तो ओजस एकदम से बोला, और उसकी चुड़ैल बहन का क्या? मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर वह आई तो मैं समंदर में कूद जाऊंगा और तैरकर वापस आ जाऊंगा। तो कुशाल ओजस को हौसला देते हुए बोला, ओ भाई, उस चुड़ैल को कौन इनवाइट कर रहा है? हम निया को इनवाइट कर रहे हैं, उस चुड़ैल को नहीं। वैसे खुद कूदने से बेहतर है उसको पानी में फेंक दें। टिया हैरान होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसने पूछा, कौन चुड़ैल? आप लोग सच में किसी चुड़ैल को जानते हो? कैसी दिखती है वो? टिया की बात सुनकर सब दंग रह गए और उससे देखने लगे। कुशाल मोमेंट को एंजॉय करते हुए बोला, है एक चुड़ैल यंग मैडम जो बिग बॉस के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जबकि उसे पता है कि बिग बॉस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन वह फिर भी बेशर्मों की तरह उनके पीछे लगी रहती है। चुड़ैल की बात की छुट्टी करते हुए ओजल बोली, भाई 2 दिन बाद आ जाएंगे, फिर हम गोवा जाएंगे। वाह, पर कैसे कटेंगे ये 2 दिन? काश मेरे पंख होते तो मैं अभी उड़कर गोवा चली जाती। ओजस हंसते हुए बोला, सपने देखना बंद करो पापा की परी। आदित्य ने बोला, आयंश, अगर तुम्हारे दोस्त भी आना चाहते हो तो उन्हें भी इनवाइट करो, सब चलेंगे। तो आयंश बोला, मामू, इस बार आप लोग घूम आइए, मैंने कॉलेज लेट ज्वाइन किया है तो मुझे एक्चुअली काफी कोर्स कवर करना है, और फिर यहाँ किसी को बड़े नाना जी के साथ भी होना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम चलूंगा। आयंश को सबने बहुत फोर्स किया चलने के लिए, लेकिन आयंश नहीं माना। फाइनली सबने हार मान ली। अगले दिन कॉफी शॉप। आरा ने निया को मिलने के लिए एक कॉफी शॉप में बुलाया, और जब निया आई तो आरा उसे देख के हैरान रह गई। निया बहुत दुबली पतली हो गई थी। निया बहुत ही सिंपल लड़की थी। वो कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं थी, पर उसके तीखे नैन नक्श किसी का भी मन मोह सकते थे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की थी, और कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई करने के बाद अब उसका सपना था खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। लेकिन उसकी मॉम की डेथ के बाद से उसे उसके ही घर में नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाने लगा। घर के सर्वेंट्स ने भी उसकी इज्जत करनी बंद कर दी थी। यहाँ तक कि उसके डैड भी उसकी कोई परवाह नहीं करते थे। उसके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। निया के ज्यादा दोस्त नहीं थे और ना ही वो बहुत लोगों से बात करना पसंद करती थी। बस आरा ही थी उसकी इकलौती दोस्त, जिससे वो अपने दिल की बात कर लेती थी। निया ने आरा को गले लगाया और दोनों दोस्त कॉफी पीने बैठ गए। इससे पहले कि निया कुछ बोलती, आरा ने सीधा उससे पूछा, निया, क्या तुम मेरे साथ गोवा चलोगी? प्लीज मना मत करना यार, बस एक शॉर्ट एंड स्वीट वेकेशन पर ही जाना है। अश्वत्थ भाई ने इनवाइट किया है, प्लीज चलो। निया आरा की बात सुन के थोड़ी सी बेचैन हो गई और एक गहरी सांस लेके बोली, आरा, मेरे पास बहुत काम है, समझो बात को यार। तो आरा नाराज होते हुए बोली, तुम्हें हमेशा ही बहुत काम होता है। सच तो यह है कि तुम अपनी जिंदगी जीना ही नहीं चाहती हो। निया ने आरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरा ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और सीधा उसे धमकी दे दी,
देखो अगर तुम नहीं मानी ना तो समझ लो आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म। आरा को पता था कि काम तो बस एक बहाना है। दिक्कत ये थी कि अगर निया घर पहुंचने में थोड़ा भी लेट होती थी तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसके कैरेक्टर को लेकर उसके डैड के कान भरने लगती थे। इसलिए वो निया को दोस्ती का वास्ता दे रही थी। निया आरा को मानते हुए बोली, तुम ऐसा मत करो प्लीज, तुम्हारे अलावा हमारा अपना कोई नहीं है, एक तुम ही तो हो जो हमें समझती हो, ऐसा मत कहो। आरा ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हार कर रुआंसी होती हुई निया बोली, ठीक है मैं आऊंगी, तुम दोस्ती तोड़ने की बात मत करो प्लीज। बताओ कब चलना है। आरा जो सीरियस होने का नाटक कर रही थी, उसके चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई और वो खुशी से निया के गाल पर किस करते हुए बोली, 2 दिन बाद। निया तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो निया उसका हाथ पकड़कर बोली, ठीक है मैं रेडी रहूंगी। शाम, निया का घर। जब निया घर लौटी तो वो बहुत टेंशन में थी। उसे पता था कि घर घुसते ही उसे मिसेस सहाय की तीखी बातों का सामना करना पड़ेगा। निया को देखते ही मिसेस सहाय ने उससे ताना मारा, देखो आ गई महारानी, ऐसे आ रही है जैसे बहुत अच्छा काम करके आ रही हो। ये टाइम है घर आने का, क्या तुम्हें घर की इज्जत का ख्याल नहीं है? इतनी देर कहाँ थी? मिस्टर सहाय वहीं सामने बैठे थे जब मिसेस सहाय ने निया को जलील करना शुरू किया। एक ये है जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और एक चारवी है जिसे हमारे घर की इज्जत की इतनी चिंता है कि वो अगर घर से बाहर एक कदम भी रखेगी तो आपसे पूछेगी। निया बिना इस बात का जवाब दिए अंदर अपने कमरे में जाने लगी तो मिस्टर सहाय गुस्से में बोले, कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इतनी बदतमीज कब से हो गई तुम? तो निया बिना कुछ बोले उनके सामने गई और खड़ी हो गई। उसे अब इन बातों की आदत हो गई थी। मिस्टर सहाय चिल्लाए, इतनी देर तक कहाँ थी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि घर आने का टाइम क्या है? तो निया बोली, आरा ने मुझे। इससे पहले निया अपनी बात पूरी कर पाती, मिस्टर सहाय खड़े हुए और उन्होंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। निया लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई पर वह बिल्कुल भी नहीं रही रोई। ये पहली बार नहीं था जब मिस्टर सहाय ने निया के साथ ऐसा बेरहमी वाला बर्ताव किया था। कई बार मिस्टर सहाय ने निया को मारा था। ये लोग उसके ही घर में शान से रहते थे और जिसका घर था वह नौकरानी की तरह रहती थी। निया ने नजरें उठाकर मिस्टर सहाय को देखा और फिर नजरें झुका ली। मिसेस सहाय अच्छी बनते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है क्या? ठीक है वह लेट आ गई, लेकिन बता तो रही है ना कि अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। चारवी धोंध करते हुए बोली, डैड एक बार बात तो सुन लीजिए। आरा ने रोक लिया होगा, दोनों बेस्टीज हैं। मिस्टर सहाय किसी की बात सुन के राजी नहीं थे। उन्होंने गुस्से में पूछा, क्यों गई थी आरा से मिलने और इतनी देर क्यों लग गई? ये था निया के घर का माहौल, लेकिन फिर भी उसे आरा से उसकी दोस्ती नहीं खोनी थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, पर वो आरा के साथ घूमने जाएगी। और आरा ने भी इस बार सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, निया और मिराज की सेटिंग वो करा के रहेगी, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, सही गलत कुछ भी। आरा को अच्छे से पता था मिराज निया को बहुत पहले से चाहता है और वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सोचकर निया बोली, मिस्टर आर्यन ने मुझे अपनी फैमिली ट्रिप पे गोवा इनवाइट किया है। ये सुनते ही चारवी के कान खड़े हो गए और वो तुरंत बोली, डैड निया को जाने दीजिए, आर्यन फैमिली बहुत ही डिसेंट और रिस्पेक्टेबल फैमिली है और मैं भी इसके साथ जाऊंगी एंड आई प्रॉमिस कि मैं इस पे नजर रखूंगी, कुछ गलत नहीं करने दूंगी इसे। ये कहकर दोनों माँ बेटी मिस्टर सहाय को मनाने लगी। मिस्टर सहाय बोले, ठीक है इस बात पर मैं राजी हूँ, अच्छे से नजर रखना इस पर, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से सहाय फैमिली का नाम खराब हो। ये सुनते ही चारवी एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, थैंक यू डैड, आप बहुत अच्छे हैं, आई लव यू डैड, और उनके गले लग गई। ये देखकर निया को बहुत बुरा लगा और वो अपने कमरे में चली गई। निया घर के स्टोर रूम में रहती थी। किसी तरीके से जुगाड़ करके उस स्टोव को थोड़ी ठीक सी लुक दी गई थी। निया रूम में आकर बिस्तर पे लेट गई।
कभी कभी तो उसका मन करता था कि वो सुसाइड कर ले, लेकिन उसने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। जहाँ एक तरफ निया रोते रोते सो गई, वहीं चार्वी बहुत हवा में उड़ रही थी। आखिर वो अश्वथ के लग्जरी क्रूज पर जाने वाली थी। उसने इस बार अश्वथ को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी जब उसकी माँ मिसेस सहाय उससे आके बोली, इस बार कोई गड़बड़ मत करना, अश्वथ को अपने जाल में फंसा ही लेना। एक बार वो फंस गया ना तो राज करोगी, समझी? तो चार्वी बोली, यस मॉम, डोंट वरी, इस बार का प्लान जरूर पूरा होगा। इस बार वो बच नहीं पाएगा। और अपनी माँ को प्लान बताने लगी। आखिर वह दिन आ ही गया था जिस दिन आर्यन परिवार को गोवा जाना था। सब लोग मुंबई सी पोर्ट पर थे। टिया और ओजल तो पहले ही क्रूज के अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब सबने आरा और निया के साथ चार्वी को भी आते देखा तो वो लोग उसे गुस्से में घूरने लगे। आदित्य ने आरा को इशारा करके बुलाया। आरा आई तो आदित्य बोला, इस चुड़ैल को क्यों लाए हो? तो आरा बोली, अब तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उसे लाकर खुश हूँ। निया को उसके घटिया बाप ने इस चुड़ैल के साथ भेजा है, वरना निया आ ही नहीं आ पाती। तो आदित्य गुस्से में बोला, उसके बाप की तो मैं, और पैर पटकने लगा। उसने कुशाल से कहा, फेंको समंदर में और ओजस तुम कूद जाओ। थोड़ी देर में सब क्रूज पर आ गए और हैरान होकर चार्वी को देखने लगे। मिराज ने जब निया को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। ओरियन बोला, देख भाई, तेरी कितनी फिक्र है हमें। तेरी जानेमन को ले आए पर साथ में ये चुड़ैल भी आ गई। पर डोंट वरी, हम तेरी शादी करा कर रहेंगे। इस चुड़ैल को तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि अश्वथ का पीछा छोड़ देगी हमेशा के लिए। सबका ध्यान चार्वी पर था, लेकिन मिराज का ध्यान सिर्फ निया के चेहरे पे था और वो उसकी उदासी देख सकता था। क्रूज पर सबको रूम दिए गए। आरा और निया एक रूम में थे, चार्वी को अलग रूम दिया गया था। टिया अपना रूम देखकर हैरान थी। वो कमरे का हर कोना देख रही थी। उस कमरे में हर चीज कस्टम मेड थी। टिया की एक्साइटमेंट देखकर अश्वथ और खुश हुआ। अश्वथ को देखकर टिया एक बच्ची की तरह खिलखिला उठी और बेड पर कूद गई और लेटते हुए बोली, वाओ, कितना अच्छा है सब कुछ। उद्धरण चिन्ह। टिया रोल होते हुए बोली, सर। तो अश्वथ बेड के पास आकर लेटते हुए बोला, हाँ कहो, सुन रहा हूँ। टिया ने हैरान होके पूछा, क्या आपके पास चॉपर भी है? अश्वथ टिया के पास आते हुए बोला, मेरे पास सब कुछ है, और जो नहीं है वो खरीद सकता हूँ। तुम बोलो क्या चाहिए? टिया चॉपर वाली बात सुन के हैरान थी। सच में आप इतने रिच हैं? आप तो कॉमिक प्रिंस हो, आपके पास तो बहुत पैसा होगा ना? क्या निया का दिल जीत पाएगा मिराज? क्या षड्यंत्र रचेगी चार्वी सहाय? क्या टिया और अश्वथ का प्यार चार्वी के फरेब की मार को झेल पाएगा या फिर अश्वथ चार्वी के जाल में फंस जाएगा? चलिए जानते हैं इसके बारे। अश्वथ उसके इस सवाल पर हंस पड़ा और बोला, क्यों? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं रिच रहूं? टिया जल्दी से बोली, मैं ऐसे क्यों चाहूंगी भला, और आपको पता है मुझे मोमोज खाने थे पर डेबिट कार्ड यूज करना ही नहीं आया। अश्वथ उसकी बात सुन के हंस पड़ा। टिया का वही मुंह बन गया। ये देखते हुए अश्वथ बोला, वैसे क्या तुम्हें पता है हम सिर्फ घूमने नहीं आए हैं? टिया ने सिर खुजाते हुए पूछा, हम घूमने के अलावा और क्या करने आए हैं? और अश्वथ को आस भरी निगाहों से देखा। अश्वथ मिस्चीवस स्माइल देते हुआ बोला, हनीमून मनाने आए हैं। और उसने टिया की नाक से अपनी नाक को टच किया। टिया ने एकदम मासूमियत से पूछा, हनीमून? यह क्या है? कोई फेस्टिवल है क्या? अश्वथ ने ये सुन के अपना सर पकड़ लिया। तभी इंटरकॉम पर आदित्य का कॉल आया। अश्वथ ने उससे कहा, ओ कभी आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने टिया से कहा, तुम रेस्ट करो मैं अभी आया, और बाहर चला गया। क्रूज पर सब लोग चार्वी को गालियां दे रहे थे। अश्वथ को आता देख सबने उसे चार्वी के बारे में बताया। अश्वथ सबको शांत करते हुए बोला, डोंट वरी, उसका भी इंतजाम कर लेंगे, पर फिलहाल निया ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें निया पर ध्यान देना है, ना कि उस पर। सब थोड़े रिलैक्स हुए। जहां सब निया के बारे में सोच रहे थे, चार्वी को ये अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो अपनी ही धुन में थी। वो अपनी माँ को क्रूज के बारे में बता रही थी कि कितना लाविश है सब यहाँ, कि वो कितनी खुश है।
कैसे वो क्रूज के स्टाफ पर हुक्म चला रही है, उनको ये कहकर कि वो अश्वत्थ की होने वाली वाइफ है और वो सब उसे उनकी लेडी बॉस समझें। लेकिन सच सब जानते थे, वहाँ का सारा स्टाफ चार्वी की बेवकूफ़ी पर मन ही मन हंस रहा था या उसे पागल समझ के उसके ऊपर तरस खा रहे थे। वो गेस्ट थी, सिर्फ इसलिए उसकी बात मानी जा रही थी क्योंकि अश्वत्थ ने उन्हें किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ना करने की ट्रेनिंग दी थी, वरना उनका जी तो उसे समंदर में फेंकने का कर रहा था। चार्वी ने जब स्टाफ से पूछा कि अश्वत्थ का रूम कौन सा है तो उन्होंने उसे नहीं बताया, तो उसे गुस्सा आ गया और उसका फीमेल स्टाफ से झगड़ा हो गया। ये शोर सुनकर सब वहां आ गए। सिर्फ टिया और निया, जो अपने कमरे में सो रहे थे, वो नहीं आए, बाकी सब वहां थे। अश्वत्थ वहां आया तो गुस्सा हो गया और चीख के बोला, ये क्या हो रहा है? इतना शोर किस लिए? क्या तमाशा चल रहा है? अश्वत्थ के वहां आते ही स्टाफ थोड़ा नर्वस हो गया। उन्होंने उसे विश किया। गुस्से में लाल चार्वी बोली, अश्वत्थ यह सब मेरे साथ ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं। मुझे बता नहीं रहे कि तुम्हारा रूम कौन सा है। इमेजिन मुझे, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को। अश्वत्थ को शिकत करके चार्वी ने टीना को एक डेविलिश स्माइल दी, जैसे कि कह रही हो कि अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। पर उसे क्या पता था कि उल्टा उसी की बेइज्जती होने वाली है। टीना ने चार्वी की बात पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। टीना एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट थी और स्टाफ की हेड होने के साथ साथ अश्वत्थ की फीमेल बॉडीगार्ड भी। वो कुछ देर शांत खड़ी रही और फिर अश्वत्थ से बोली, बिग बॉस यह आपका रूम पूछ रही थी। जब हमने नहीं बताया तो झगड़ा करने लगी, अपने आप को फ्यूचर लेडी बॉस कह रही है। जब आज तक आपने कभी हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया तो ये हमारे बॉस आप हैं ना कि ये कहकर वो चार्वी को घूरने लगी। अश्वत्थ जानता था कि टीना मुहफ्फट है पर झूठ ही नहीं, और चार्वी की सच्चाई तो उसे हमेशा से पता थी। उसने टीना को देख के बोला, यह मेरी कुछ नहीं है टीना। टीना चार्वी के सामने जाकर खड़ी हो गई। चार्वी को लगा कि टीना उससे माफी मांगने वाली है, पर उसकी यह गलतफहमी एक जोरदार तमाचे ने दूर कर दी। टीना ने इतनी जोर से चार्वी को तमाचा मारा कि वो लड़खड़ा के फ्लोर पर गिर गई। चार्वी शर्म से लाल हो गई और चिल्लाती हुई खड़ी हुई और टीना पर भड़कते हुए बोली, यू बिच, तेरी इतनी हिम्मत की तूने मुझ पे। चार्वी सहाय पर हाथ उठाया, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने, 2 टके की। उद्धरण चिन्ह। तभी वहाँ एक दहाड़ गूंजी। अश्वत्थ गुस्से में आग बबूला हो रहा था। इनफ, जस्ट शट अप। इफ अ सिंगल वर्ड कम्स आउट ऑफ योर माउथ, आई स्वेयर आई विल कट योर टंग। अश्वत्थ को गुस्से में देख आदित्य ने भी लगे हाथ मौके का फायदा उठा लिया। उसका मन कब से चार्वी को सुनाने का कर रहा था। वो बोला, तुमसे किसने बदतमीजी की? तुम खुद झगड़ा कर रही थी। यू डिजर्व इट। बड़ी आई मेरे भाई की बीवी बनने वाली। तुम किसी भी एंगल से मेरे भाई के लायक नहीं हो। चार्वी को जलील करके अब उसके दिल को ठंडक पहुंच रही थी। अश्वत्थ गुस्से में बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी खुद को मेरी फ्यूचर वाइफ कहने की? सीरियसली वाई? चार्वी कुछ नहीं बोल पाए। अश्वत्थ बोला, तुम हो कौन मेरे लोगों पर ऑर्डर झाड़ने वाली? ये सब तमाशा सुनकर अश्वत्थ का दिमाग खराब हो रहा था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई खुद को उसकी फ्यूचर वाइफ कहे। उसकी वाइफ टिया थी। चार्वी को आज पहली बार बुरा लग रहा था। वो चार्वी जो दूसरों की बेइज्जती करने से कभी पीछे नहीं हटती थी, आज वो चुपचाप बेइज्जती झेल रही थी। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन लोगों के साथ वो बदतमीजी करती थी उन्हें कैसा लगता होगा। वह बेशर्मों की तरह खुद को अश्वत्थ की फ्यूचर वाइफ कहती रहती थी, जबकि अश्वत्थ कभी भी उससे शादी करने नहीं वाला था। टीना गुस्से से भरी हुई थी और वो चार्वी को जलील करती चली गई। वो बोली, तुम उसी सहाय खानदान की बड़ी बेटी हो ना, जिसके बाप ने दौलत के लिए शर्मा खानदान की बेटी को अपने जाल में फंसाया था। सीरियसली, तुम लोग दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हो, और जैसा बाप वैसी बेटी, तुम भी कुछ भी कर लोगी ना पैसे के लिए। खुद को बेचना भी पड़े तो तुम पीछे नहीं हटोगी, बेशर्म कहीं की। तुम्हारी खूबसूरती से लोग तुमसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, पर जब उन्हें तुम्हारा ये बदसूरत मन दिखेगा तो कोई अच्छा लड़का तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। और तुम्हारी जैसी, क्या कहा था तुमने, 2 टके की लड़की, यही ना?
तो तुम्हारे जैसी 2 टके की लड़की से हमारे बिग बॉस शादी करेंगे। हमारे बॉस किसी की खोखली खूबसूरती से नहीं बल्कि उसकी सच्ची नीयत से प्यार करते हैं। अब तक चार्वी की आंखों में आंसू भर आए थे। उसे टीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कह सकती थी, इसीलिए वो गर्दन झुकाए चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। अश्वथ खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, उस लड़की की कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है। यू वर्क फॉर मी नॉट फॉर हर। चार्वी सीधे आरा और निया के कमरे में गई और वहां उसने निया को चैन से सोते हुए देखा। उसने गुस्से में निया के ऊपर पानी फेंक दिया। निया एकदम से घबरा के उठी और अपने भीगे कपड़ों को देखने लगी। इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या हो रहा है, गुस्से में लाल पीली हो रही चार्वी निया को थप्पड़ मारने लगी। निया के गाल सूज गए थे, होठ कट गए थे और उनसे खून बह रहा था। कुछ देर तक तो बेचारी निया मार खाती रही, पर जब चार्वी रुकी नहीं तो निया के सब्र का बांध टूट गया और उसने चार्वी का हाथ पकड़ लिया। तभी चार्वी के कान के नीचे बम का धमाका हुआ। निया ने पलट के उसके मुंह पे एक करारा थप्पड़ जड़ दिया था और फिर उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस दौरान आरा भी कमरे में आ गई थी और उसने देखा कि निया चार्वी को सही तरह से धो रही है तो वो बहुत खुश हुई। उसे समझ आ गया था कि चार्वी अपना गुस्सा निया पर उतारने आई थी, लेकिन निया ने आज उल्टा उसका ही इलाज कर दिया। मार खाती हुई चार्वी गुस्से में पागल हो गई थी। वो बोली, तेरी इतनी हिम्मत, मैं डैड से तेरी कंप्लेंट करूंगी और वो तुझे मार मार के अधमरा कर देंगे। यू बिच। इससे पहले कि चार्वी के मुंह से एक शब्द और निकलता, निया ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे एक और तमाचा दे मारा और बोली, तुम उसके अलावा कर ही क्या सकती हो? जब भी कुछ होता है तो अपने बाप के पीछे जाकर छुप जाती हो। मुझे समझ क्या रखा है, मैं तुम्हारा पंचिंग बैग हूँ कि जब चाहे आकर अपना गुस्सा उतार लिया। और हाँ, तुम और तुम्हारे माँ बाप निहायत ही बेशर्म और घटिया इंसान हो। तुम सब अपने आप को समझते क्या हो? क्या टैलेंट है तुम्हारे पास? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे पास लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलने का टैलेंट है। क्यों? सही कहा ना। और ये कहकर उसे एक थप्पड़ और दे मारा। चार्वी समझ नहीं पा रही थी कि यह हो क्या रहा है। उसने एक आखिरी कोशिश की निया को दबाने की। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, अब तो तुम्हें घर से निकलवाना ही पड़ेगा। तुम अपनी औकात भूल गई हो, तुम अब नहीं बचने वाली। निया के चेहरे पर एक खूनी मुस्कान उतर आई और वो बोली, औकात? तुम क्या मुझे घर से निकलवाओगी? तुम जानना चाहती हो ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अपनी जिंदगी की नई शुरुआत को सेलिब्रेट करने। मेरी फॉरेन में एक स्टेबल जॉब लग चुकी है। ये सुनते ही चार्वी दंग रह गई। चार्वी के चेहरे का रंग उड़ते हुए देख निया को और मजा आया। वो बोली, मैंने बहुत पहले ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और सेलेक्ट भी हो गई थी। तो तुम और तुम्हारे माँ बाप मुझे क्या निकालेंगे? इस वेकेशन के खत्म होते ही मैं खुद ही यहाँ से फौरन चली जाऊंगी, समझी? और फिर एक तमाचा मारा चार्वी के मुंह पे। तो माय डियर, ज्यादा उछलो मत और औकात की बात तो बिल्कुल मत करना। तेरे बाप ने मेरी माँ शर्मा खानदान की राजकुमारी को फंसाया था। तुम लोगों ने हमसे हमारी दौलत छीन ली, मेरी माँ को मार डाला और जिस दौलत की डींगे तू मार रही है ना, वो मेरी है। पर कोई बात नहीं, क्या है ना, शर्मा फैमिली तुम जैसे भिखारियों को दान देती रहती है, तो इस दौलत को भी मेरी दी हुई भीख समझो। ओक। ये कहकर निया ने चार्वी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। चार्वी को कमरे से बाहर कॉरिडोर में पटकते हुए निया बोली, भले ही मिस्टर सहाय ने तुम्हें मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा हो, पर मुझे अच्छे से पता है कि तुम अश्वथ भाई को परेशान करने आई हो। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? उन्हें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे जैसी जाहिल लड़की उनकी बीवी कभी नहीं बन सकती। तो ये डींगे हाँकना बंद करो और यहाँ से जाने के बाद अपने माँ बाप से कहना कि आइंदा अगर उन्होंने मुझे परेशान किया तो मैं उन पर मेरे साथ मारपीट का, मेरी प्रॉपर्टी हड़पने और ना जाने कितने और केस ठोक दूंगी। तुम लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। अगर मैंने मुंह खोला ना तो तुम और तुम्हारे माँ बाप बीच बाजार नीलाम हो जाओगे। तुम अच्छे से जानती हो ना कि आरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो मेरा पूरा साथ देगी तुम लोगों की अकल ठिकाने लगाने में। और सहाय फैमिली इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वशिष्ठ फैमिली का मुकाबला कर सके।
और जो तुम लोगों को बड़ा बताती फिरती हो ना कि मैं सहाय खानदान की बड़ी बेटी हूँ, ये हूँ वो हूँ, कोई टैलेंट नहीं है तुम में, बस मुंह पे मेकअप पोतकर घूमती रहती हो। निया के गुस्से के आज कोई सीमा नहीं थी, वो बस चार्वी पर बरस रही थी। उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। आज तक जितने भी कांड तुमने किए हैं, उसका पाप मेरे सर पर मरती रही हो और खुद को प्यो दिखाती रही हो। तुम्हें क्या लगता है किसी दिन ये सच किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कितनी प्यो हो? वैसे तुम्हारी हिम्मत और बेशर्मी दोनों की दाद देनी पड़ेगी। अश्वत्थ भाई के क्रूज पर अपनी इज्जत की परवाह किए बिना ही मुझे मारने पीटने पर उतर आई। आरा ये लड़ाई देख के खुशी से नाच रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह निया के लिए तालियां बजाए। मिराज भी उसी तरफ आ रहा था और जब उसने निया को ऐसा करते देखा तो वो हैरान रह गया। उसे एक के बाद एक झटके मिल रहे थे। उसे समझ आ गया कि आज फाइनली निया ने खुद के लिए स्टैंड ले लिया है। ये बात किसी को पता नहीं थी कि निया मार्शल आर्ट्स में माहिर थी और वो किसी की भी धुलाई कर सकती थी। चार्वी खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और जाते हुए निया को धमकी देने लगी, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। निया चार्वी की इन वाहियात धमकियों को सुनकर ताली बजाना चाहती थी। उसका मन हंसने को कर रहा था। चार्वी कितनी ज्यादा बेशर्म थी ये उसे आज पता चल गया था। मिराज दूर से ये सब देख रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि चार्वी को उठाकर समंदर में फेंक दे, पर वो उस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। चार्वी अपने रूम में गई और उसने सीधे अपने माँ बाप को कॉल किया और रो रो कर पूरा नमक मिर्च लगाकर बताने लगी कि निया ने उसे कितना मारा है और वो कैसे उसे परेशान कर रही है, कैसे उससे बदला ले रही है। चार्वी इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी कि मिस्टर सहाय हमेशा उसकी बातों पर यकीन कर लेते थे। एक बार फिर वो गुस्से में आग बबूला हो गए और निया को शांत करते हुए बोले, डोंट वरी बेटा, उस लड़की को आने दो, उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, उसे जरा भी तमीज नहीं है। तुम उसकी बड़ी बहन हो, उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करती हो, लेकिन वो है कि, और आज तो हद ही पार कर दी। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें मारा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं उसे देख लूंगा। अपने पापा की ये बात सुन के चार्वी को थोड़ा आराम मिला। आरा एक्साइटेड होते हुए बोली, निया तुमने तो कमाल कर दिया, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? हम दोनों मिलकर उसकी पिटाई करते, मैं भी अपना हाथ साफ कर लेती। उसको देखकर ही उसका खून करने का मन करता है। पर यार क्या मारा है तुमने उसे? वाओ, मुझे तो बहुत मजा आया। उसकी शक्ल देखने लायक थी। तुमने मार मार कर उसका चेहरा सूजा दिया था। अब जब आईने में अपनी शक्ल देखेगी तो खुद को पहचान नहीं पाएगी। निया जोर जोर से हंस रही थी और मिराज उसे देखे जा रहा था। उसने पहली बार निया को ऐसे खुल के हंसते हुए देखा था। आरा भी निया को इतना खुश देखकर बहुत सरप्राइज थी। सालों में पहली बार निया फ्री फील कर रही थी, नहीं तो वो हमेशा घर के हालातों के बोझ तले दबे रहती थी। निया ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अगली बार हम दोनों उसकी बैंड बजाएंगे। ओह, तो आरा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर, यू नो व्हाट। तुम हंसती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो, अपनी लाइफ जियो यार। आरा की बात सुनकर निया को ये एहसास हुआ कि वो कुछ देर पहले खुल के हंस रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। निया हैरान थी। आरा बोली, तुम्हारा फेस भी सूज गया है, मैं ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। निया ने अपने चेहरे पे लगी चोटें महसूस करी और आरा के साथ चल पड़ी। मिराज को भी निया की टेंशन हो रही थी। वो उसकी केयर करना चाहता था, तो वो जल्दी से आया और उसने दूर नॉक किया। आरा बोली, कमिंग, और आरा दरवाजा खोलने गई। जब आरा ने मिराज को देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह बोली, भाई आप कब आए? तो मिराज उसे अजीब नजरों से देखने लगा। आरा ने निया की नजरों से बचते हुए मिराज को आंख मरी। निया ने भी मिराज को देखा। वह काफी अनकंफर्टेबल फील कर थी। मिराज को ये समझ आया तो बात को नॉर्मल करने के लिए वो बोला, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था और मैंने देखा कि चार्वी और निया। तो निया डर गई। कैसे लेगी चार्वी इस बेइज्जती का बदला बेचारी निया से? क्या होगा उसका पलटवार? क्या मिराज और आरा उसे बचा पाएंगे या फिर निया को चुकानी होगी एक भारी कीमत अपने साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की?
निया को लग रहा था कि मिराज उसे डांटेगा और यह बात मिराज उसकी शक्ल देख के समझ गया था, तो उसने बड़े प्यार से निया से पूछा, हुआ क्या था? क्या उसने किसी और बात का गुस्सा तुम पर उतारा? मिराज का सवाल सुन के निया को अच्छा भी लगा और थोड़ी हैरान भी हो गई, तो उसने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया। मिराज ने अपनी कमर पर हाथ रखकर एक गहरी सांस ली और बोला, ये लड़की खुद को समझती क्या है? जब देखो तब हर किसी पर रौब झाड़ती रहती है। अश्वत्थ की फ्यूचर वाइफ, सीरियसली तुमने अच्छा किया उसे पीटकर। वैसे तुम्हें मेरी एक सलाह है, इस दुनिया में इंसान को खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अगर चुपचाप सहती रहोगी तो दुनिया तुम्हें और दबाएगी। जो तुमने आज किया, अगर यह पहले ही कर दिया होता तो शायद इतना सफर नहीं करना पड़ता। निया मिराज को देखे जा रही थी और आरा के चेहरे पे मुस्कुराहट खेल रही थी। वो बोली, भाई आप निया को ऑइंटमेंट लगा दीजिए, मैं ना भाभी को देख कर आती हूँ। अश्वत्थ भाई कह रहे थे कि उन्हें कुछ चाहिए। निया और मिराज के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही आरा रफू चक्कर हो गई। अब सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी। निया ऑइंटमेंट लगाने की कोशिश करने लगी। मिराज बोला, दिखाओ मैं हेल्प करता हूँ। निया एकदम से हड़बड़ा गई और उसके हाथ से ऑइंटमेंट नीचे गिर गया। जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो उसी वक्त मिराज भी झुक गया। दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हुए। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर निया ने एकदम से अपना हाथ पीछे कर लिया। मिराज ने निया को देखा जिसकी नजरें झुक गई थी। मिराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो ऑइंटमेंट उठाकर निया के सामने कॉफी टेबल पर बैठ गया और उसे देखने लगा। निया एम्बैरस होते हुए बोली, इट्स ऑक, मैं कर लूंगी मिस्टर मल्लिक। मिराज ने एक पल के लिए निया को नजर भर के देखा और बोला, कभी कभी दूसरों की हेल्प भी ले लेनी चाहिए। निया ये बात सुन के कुछ नहीं बोली। शायद उसकी खामोशी उसकी हाँ थी। मिराज उसके करीब गया और निया के गालों पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। निया के चेहरे पर लगे निशान देख के उसे चार्वी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जख्म निया के थे पर दर्द उसे हो रहा था, और जब मिराज की उंगलियां निया के गालों को छू रही थी तो निया को गूसबम्स आ रहे थे। ऑइंटमेंट लगाते लगाते मिराज बोला, एक बात पूछूं? निया एक पल के लिए सहम गई पर अगले की पल बोली, हाँ पूछो। मिराज सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझसे कभी ठीक से बात क्यों नहीं करती हो? मैं हमेशा वशिष्ठ ग्रुप में काम के सिलसिले से आता जाता रहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे इग्नोर करती हो। मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है जो मेरे हाई हेलो का भी रिप्लाई भी नहीं देती? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मिराज का इतना सीधा सवाल सुन के निया हड़बड़ा गई। उसने नहीं सोचा था कि मिराज उससे ऐसा सवाल करेगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले, और उस ऑकवर्ड मोमेंट पर उसके मुंह से बस आधे अधूरे शब्द निकल रहे थे, जी, वाह। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह पाई और चुप हो गई। उसकी घबराहट देखकर मिराज के होठों पर एक स्माइल आ गई और वह बोला, क्या बात है, मीटिंग्स के टाइम और ऑफिस स्पेस में तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट रहती हो, तो अभी मेरे सामने हकला क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, मैं वेजिटेरियन हूँ। डोंट वरी और हकलाना बंद करो, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ। ओक। निया कंफ्यूज होकर मिराज को देख रही थी और उसे मिराज की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। मिराज बोला, चलो आज फ्रेंडशिप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये कहकर मिराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। निया एकदम से चौंक गई और बोली, फ्रेंडशिप? तो मिराज बोला, हाँ क्यों, मुझसे दोस्ती करने में दिक्कत है। चलो मैं तुम्हें कभी बुली नहीं करूँगा। निया समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। मिराज बोला, कॉमन में इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ यार। निया मिराज का ये बदला हुआ रूप देख के बहुत हैरान थी और थोड़ी परेशान भी। मिराज ये समझ गया और मूड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बोला, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूँ जो तुम्हें डरा धमका रहा है। इट्स योर डिसीजन निया, अगर नहीं करनी दोस्ती तो कोई बात नहीं, आई विल नॉट प्रेशराइज यू। मिराज ने निया को कह तो दिया कि जो उसका मन करे वो वैसा ही करे, लेकिन वो प्रे यही कर रहा था कि निया फ्रेंडशिप के लिए मान जाए। पर मिराज के इतनी सारी डायलॉगबाजी के बाद भी जब निया कंफ्यूज खड़ी रही तो मिराज का हौसला थोड़ा लड़खड़ाने लगा। उसे लग गया था
कि भैया इस जन्म में तो उसका निया के साथ कुछ नहीं होने वाला। और यही सोचकर वो वहां से उठकर जाने लगा। निया के जख्मों पर ऑइंटमेंट तो लग चुका था, पर उसे अपने टूटे सपनों पर भी ऑइंटमेंट लगाना था। तभी उससे निया की आवाज आई, मिस्टर मल्लिक रुकिए। मिराज उसी पल रुक गया और पीछे पलटकर निया को देखने लगा। निया उसको देख रही थी और फिर कुछ हिचकिचाते हुए बोली, फ्रेंड्स। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिराज के मन में दिवाली के पटाखे फूट रहे थे, पर वो अपनी खुशी को कंट्रोल करता हुआ हल्के से मुस्कुराया और निया से हाथ मिलाते हुए बोला, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि तुम क्योंकि तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं है तो तुम इसीलिए शायद मेरे साथ दोस्ती में इंटरेस्टेड नहीं थी। मेरा मतलब। निया की हड़बड़ाहट अब मिराज में दिख रही थी और निया का हाथ जो उसने तब से पकड़ा हुआ था और उसे हिलाए जा रहा था। निया ने कुछ नहीं कहा, वह बस मिराज को देख रही थी और अपने हाथ के छूटने का वेट कर रही थी। मिराज समझ गया और उसने जल्दी से निया का हाथ छोड़ दिया और बोला, सॉरी। और बिना कुछ और बोले बस मुड़ा और शर्माता हुआ वहां से बाहर निकल गया। कमरे के बाहर वो आरा से टकराया, जिसने देखा कि मिराज के गाल लड़कियों की तरह शर्म से लाल हो रहे थे। वो पेट पकड़कर हंसने लगी। ये देख मिराज गोली की तरह वहां से भाग गया। आरा हंसते हुए रूम के अंदर गई और निया से बोली, यार तुमने मीर भाई के साथ ऐसा क्या किया कि वह शर्मा रहे हैं। जब निया ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो खुद अब तक थोड़ी सी हड़बड़ाई हुई थी। वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया। तो आरा उसके फोरहेड पर अपनी उंगली से टैप करते हुए बोली, अरे सिली गर्ल, तुमने ऐसा क्या कह दिया कि वो ब्लश कर रहे थे। निया भी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बात के लिए मिराज ब्लश कर रहा था। दिन जैसा भी रहा हो, लेकिन डिनर टेबल पे सब लोग खुश थे। पूरा परिवार एक साथ डिनर एंजॉय कर रहा था। टिया अश्वथ के बगल में बैठी थी और टिया के साथ में ओजल थी। अश्वथ के दूसरी तरफ आदित्य बैठा था। निया और आरा एक साथ बैठे थे और जानबूझकर मिराज को निया के बगल वाली चेयर पर बिठाया गया था। ये सबने पहले ही प्लान कर लिया था। सब लोग हंसी खुशी खाना खा रहे थे, तभी चारवी डिनर करने आई। सुबह के तमाशे के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि वो डिनर पर आएगी। चारवी को देख के सबका मूड बदल गया। सब एकदम से चुप हो गए। चारवी किसी से कुछ बोले बिना डिनर टेबल के कोने पर जो एक खाली चेयर थी उस पर बैठ गई और प्लेट लेके डिनर शुरू कर दिया। अश्वथ के बगल में टिया को बैठे चारवी को जलन होने लगी। आज से पहले उसने सिर्फ फोरमन को अश्वथ के साथ बैठे देखा था। चारवी गुस्से में ये सोच सोच के पागल हुई जा रही थी कि आखिर कौन है वो लड़की जो अश्वथ के साथ बैठी है और सब लोग उससे इतने प्यार से बात क्यों कर रहे हैं। उसने सोचा, अश्वथ के किसी रिश्तेदार की बेटी होगी। अश्वथ के दादाजी के सालों से कई परिवारों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इन्हीं परिवारों ने अश्वथ का उसके बुरे समय में बिजनेस में बहुत साथ दिया था। तो शायद उसी किसी परिवार से होगी। जहां चारवी जलन से मरी जा रही थी, वहीं निया आज पहली बार खुल के हंस रही थी, सबसे बातें कर रही थी। निया को देख के चारवी मन में बोली, जितना हंसना है हंस ले, जितना उड़ना है उड़ ले, क्योंकि इसके बाद जो तेरे साथ होगा वो तू सोच भी नहीं सकती। मुझे थप्पड़ मारे थे ना, मुझ पे हाथ उठाया था ना, अब देख घर छोड़ के तो तू तब जाएगी जब अपने कमरे से बाहर निकल पाएगी। डिनर टेबल पे किसी ने ना चारवी से बात करी ना उस पे कोई ध्यान दिया। डिनर के बाद जिन्हें नींद आ रही थी वो सोने चले गए और बाकी लोग गेम्स खेलने लगे। निया रात का नज़ारा देखने के लिए टेरेस पर चली गई। वो आज बहुत खुश थी। बहुत सालों बाद उसके चेहरे पर खुशी थी, दिल में एक अलग सा सुकून था। अब जहां निया रात की चांदनी में खोई हुई थी, वहीं टिया अपने कमरे में जाकर सीधे बिस्तर पे गिर गई। उसे अब भी नींद आ रही थी, जबकि वो दोपहर में सो चुकी थी। मिराज का दिल सुबह से बेचैन था। आखिर निया ने उससे दोस्ती करने के लिए हाँ जो कर दी थी। निया के ख्यालों में खोए मिराज ने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो उसे निया अकेले टेरेस पर खड़ी नजर आई। वो उससे बात करने के लिए ऊपर गया। निया को अपने ख्यालों में खोया देख वो बोला, सहाय फैमिली से कैसे डील करोगी, कुछ सोचा है? अब तक तो तुम्हारी सौतेली बहन ने नमक मिर्च लगा करके अपने माँ बाप को सब बता भी दिया होगा। निया बेफिक्र होकर हंसते हुए बोली,
आप चिंता मत करिए, मैं पूरी प्लानिंग के साथ आई हूँ। डोंट वरी। मिराज चौंक गया और बोला, प्लानिंग के साथ? क्या मतलब? निया हंसते हुए बोली, यहाँ वेकेशन खत्म होने के बाद में यूरोप जा रही हूँ। मैंने वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया, और मेरी एक दूर की कजन है, वो मेरी हेल्प कर रही है। उसी ने मेरा एयर टिकट और वहाँ रहने का इंतजाम कराया है। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी सेविंग्स साथ लाई हूँ। मैं इस वेकेशन के बाद सीधा यूरोप जा रही हूँ। ये सारी बात सुन के मिराज के पैरों तले जमीन निकल गई और उसे अंदर ही अंदर बहुत दर्द हुआ। कहाँ वो अपनी लव स्टोरी स्टार्ट करने की सोच रहा था, पर यहाँ तो उसकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। निया को इतना खुश सब बताते देखकर मिराज ने अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं होने दी। वो चुप रहा और वाइन पीने लगा और फिर कुछ देर बाद बोला, अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें खोज लिया तो क्या करोगी? उसकी प्लानिंग भी की है या नहीं? निया मिराज की बात सुन के हंसते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर मलिक, मैंने बिजनेस की पढ़ाई की है, मेरा दिमाग इतना भी कम नहीं है। मुझे अच्छे से पता है वो मुझे खोजेंगे, मैंने उसका भी इंतजाम किया है। मेरे पास चार्वी की कुछ ऐसी गहरी काली करतूतों के सबूत है जो अगर बाहर आ गए तो सहाय परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो उन्होंने अगर मेरे साथ कुछ भी करना चाहा तो मैं भी उनकी इज्जत के बारे में नहीं सोचूंगी। मिराज बोला, दैट्स ग्रेट, तुमने काफी लंबी प्लानिंग कर रखी है। यू आर अ परफेक्ट प्लानर, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी होगी। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जब यह निया ने सुना तो उसे थोड़ा सा अटपटा लगा। बात क्या हो रही थी और ये सवाल क्या था, पर थोड़ा यहाँ वहाँ देखने के बाद उसने बोला, मैं सिंगल हूँ। मुझ जैसी बोरिंग लड़की का बॉयफ्रेंड कौन बनना चाहेगा, और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है इन सब में पढ़ने का। मिराज बोला, तुम बोरिंग हो ये तुम सोचती हो, मुझे तो तुम काफी इंटरेस्टिंग, टैलेंटेड और समझदार लगती हो। मिराज का जवाब सुनकर निया उसे देखने लगी। मिराज ने उसको देखा, दोनों की नजरें पल भर के लिए मिली, फिर निया ने एकदम से अपनी नजरें फेर ली। फिर दोनों काफी देर तक चुप रहे। मिराज निया को निहारे जा रहा था और निया उससे नजरें नहीं मिला रही थी, पर उसे ये एहसास था कि मिराज उसे देख रहा है। फिर कुछ हिम्मत करके निया ने मिराज को देखा, वो वाइन पी रहा था। निया और मिराज के बीच हो रहे आंखों के इस खेल को आदित्य, ओरियन, कुशाल, व्योम और आरा छुपकर देख रहे थे। आदित्य बोला, यह मिराज का बच्चा एकदम उल्लू है। हम लोग उसकी सेटिंग कराने की सोच रहे हैं और वो है कि यहाँ बोरिंग बातें कर रहा है। ओरियन बोला, यू आर राइट, इसका कुछ नहीं हो सकता, हमें ही इन दोनों की सेटिंग करानी होगी। अब हम लोगों को ही क्यूपिड बनना पड़ेगा। आदित्य बोला, पहले मुझे लगता था कि मेरा भाई ही बस एक अनरोमांटिक गधा है, पर आज पता चला कि यह बेवकूफ भी मेरे भाई जैसा है। बाकी के सिंगल साथी सुन लो, कोई भी इनके जैसी हरकतें नहीं करेगा, समझे? मैं हर किसी का क्यूपिड नहीं बन सकता। मेरे छोटे कंधे इतने सिंगल लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। सो साथीगण ध्यान दें और कृपया करके हैंडसम आदित्य आर्यन के कंधों का बोझ न बढ़ाए। थैंक यू। आदित्य की विशेष घोषणा सुनकर सब उसे जाने वाली नजरों से देखने लगे, तो उसने अपने सफेद दांत अच्छे से दिखा दिए। ओरियन बोला, तुमसे संपर्क साधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं। जहां ये सब अपनी बातों में लगे हुए थे, शिप के डेक के दूसरी तरफ से विक्टर वाइन पीते पीते आया। विक्टर इन सब से अलग दिखता था। वो बहुत हैंडसम, डैशिंग और गुड लुकिंग था। उसके कानों में स्टड्स थे, कंधे तक आ रहे सफेद बाल जिन्हें उसने एक पोनीटेल में बांधा हुआ था, गले में काले रंग का चोकर, साथ में ब्लैक वी नेक टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक ब्लेजर और दोनों हाथों में रिंग्स। विक्टर की दोनों आंखों के कलर भी अलग अलग था। उसे देखकर जो सब जाके छुप गए। आखिर सब विक्टर से छुप क्यों रहे थे? क्या चार्वी छीन लेगी निया से उसकी खुशियां, या फिर निया अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी पाएगी? क्या मिराज और निया एक होंगे, और क्या होगा जब चार्वी को पता लगेगा कि टिया अश्वत्थ की पत्नी है? आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कल। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।